स्टूडेंट्स, पैरावेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। एलएसी की एग्ज़ाम हो चुकी है 2022 की, और प्रश्न जो आए हैं इसमें उनके सॉल्यूशन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए भाई, पार्ट ए जो जीके वाला पार्ट है, वो जीके वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल था, जो आप लोगों ने शायद कर लिया होगा। मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते आपको सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट जो इसके अंदर है, रोमांथी पेट के निम्नलिखित 4 खंडों में से कौन सा सच्चा पेट के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कंपार्टमेंट्स ऑफ रूमिनेंट स्टमक इज नोन एज ट्रू स्टमक? तो ट्रू स्टमक कौन सा होता है? देखिए, रूमन, रेटिकुलम और ओमेजम जो होते हैं, ये ग्रास नाल यानी इसोफेगस के डाइवर्टिकुला होते हैं, और ये नॉन ग्लैंडुलर होते हैं। बाकी जो चौथा वाला पार्ट होता है, जिसको हम एबोमिजम बोलते हैं, उसको सत्य आमाशय या चतुर्थ आमाशय, माऊ भी कहते हैं उसको, रेनेट बैग भी कहते हैं, कई नाम है उसके। बछड़े में वो ज़्यादा विकसित होता है। जैसे जैसे बछड़ा घास फूस खाने लगता है, वैसे वैसे उसका रूमन डेवलप होने लगता है। तो ये पूरा डिटेल में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी इसको पढ़ाया है, इस क्वेश्चन को। और ये फोर्थ स्टमक होता है। देखिए, रूमन क्रम से ऐसे होता है: रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबओमेजम। तो ये पैरावेट जो बुक है अपनी, पैरावेट कोचिंग की, उसके पेज नंबर 132 पर, पेज नंबर 132 पर भी है और 130 पर भी है। तो साथ के साथ आपको मैं जो पेपर पैरावेट की बुक से मिला है उसके पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर आदि सब बताऊंगा। तो ये 41 वाला क्वेश्चन था, 41 वाला, क्योंकि बी पार्ट है। निम्नलिखित में से, अगला है 42, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अग्र अंग का जोड़ नहीं है? देखिए, जब तक हम इसको इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे तब तक ये और अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज नॉट ए जॉइंट ऑफ फोरलिम्ब? यानी प्रश्न पूछा है अग्रपाद का, यानी अग्र अंग का मतलब हो गया अग्रपाद का जोड़ कौन सा नहीं है? तो अगर हम इसके हिंदी ऑप्शंस को देखते हैं, कंधे का जोड़, कोहनी का जोड़, घुटने का जोड़, और इनमें से कोई नहीं है। अगर हम हिंदी देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसमें हमारा डेफिनेटली गलत होने के चांसेस है, क्योंकि इसमें तीसरे नंबर पर दिया हुआ है घुटने का जोड़। और आपको पता होगा, नी जॉइंट जो होता है, घुटने का जोड़, वो अग्रपाद में पाया जाता है। अगर हम इसको इंग्लिश वर्जन में देखें, इंग्लिश, तो इसमें सी ऑप्शन, जिसको घुटने का जोड़ हिंदी में लिखा हुआ है, उसको इंग्लिश में बोला हुआ है, इसने लिखा हुआ है स्टाइफल जॉइंट। तो हमें पता है कि स्टाइफल जॉइंट कहाँ बनता है। फीमर का दूरस्थ सिरा जो पश्चपाद में पाई जाती है, अस्थि फीमर, लार्जेस्ट बोन ऑफ हाइंड लिम्ब। फीमर का जो दूरस्थ सिरा होता है, पटेला से और टीबिया फिबुला के समीपस्थ सिरे से मिलकर के और स्टाइफल जॉइंट बनाता है। काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी स्टाइफल जॉइंट की, कि इसमें क्रूशिएट लिगामेंट भी पाया जाता है, इसमें पटेला बोन पाई जाती है, इसकी सूजन को गोनाइटिस कहते हैं। तो 42 वाला क्वेश्चन है वो पैरावेट की जो बुक है अपनी के 189 189 पेज नंबर पर है ये। अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ एब्सेंट इन कैटल एंड बफेलो? देखिए, यहाँ पर मवेशी जो बोलते हैं हम, कैटल को बोलते हैं। कैटल जो लिया गया है वर्ड, कैपिटल से लिया गया है। कैपिटल का मतलब होता है धन संपत्ति। तो गाय भैंस में, यानी गाय भैंस को बेसिकली हम देखें तो रूमिनेंट कह सकते हैं हम, क्योंकि इनमें रुमन पाया जाता है। दूसरी बात, हम इनको शाकाहारी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वनस्पति के उत्पाद खाते हैं, इसलिए। तो देखिए, हमने कई जगह इसको लिखा हुआ है वैसे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का अपना सेक्शन है, उसमें पेज नंबर 139 पे दिया हुआ है ये कैनाइन के बारे में, कि कैनाइन शाकाहारी जंतु में कैनाइन अनुपस्थित होते हैं। अगर हम ऐसे देखें तो इसमें बच्चों ने कैसे भी गलत कर दिया होगा, इस प्रकार भी गलत कर दिया होगा, क्योंकि दिमाग में वो डेंटल पैड चलता रहता है। और
जो ऊपरी जबड़े के इंसाइजर भी चलते रहते हैं बच्चों के दिमाग में, क्योंकि ऊपरी जबड़े के इंसाइजर दांत रूमिनेंट पशुओं में अनुपस्थित होते हैं। तो सीधा दिमाग जो कंफ्यूजन करने का पॉइंट यहीं पर जाता है, लेकिन हमें ये भी साथ साथ पता होना चाहिए कि निचले जबड़े में इंसाइजर पाए जाते हैं, तो इंसाइजर तो हो ही नहीं सकते, इसमें कृंतक तो हो ही नहीं सकते। इसलिए इसका आंसर जाएगा पूर्णतया अनुपस्थित दांत तो भाई कैनाइन ही है। कैनाइन, इनको कॉर्नर टीथ भी कहते हैं, और ये मांसाहारी जंतु में डेवलप होते हैं, ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो देखिए 43 वाला जो क्वेश्चन है, ये पैरावेट की जो बुक है उसके 139 पेज पर है, जहां पर हमने दांतों का वर्गीकरण पढ़ाया हुआ है। सहायक पाचक संरचनाओं के रूप में हमने दांत और जीभ को पढ़ाया हुआ है। इसमें हम दांत को जब डिटेल में पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है 44 है, कुत्ते और बिल्ली के मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी निकलती हैं? देखिए वैसे ये यूनिक क्वेश्चन है, आपको बता दूं पैरावेट ने ही पढ़ाया है, ये समझ लो आप। हाँ, आने वाले समय में इसे भले लोग जोड़ दें, कोचिंग वाले जोड़ दें, वो नहीं कह सकते हम, लेकिन अब देखिए ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं, ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स अपनी बुक के अंदर हैं। और क्रेनियल नर्व्स को लोग इसलिए नहीं पढ़ाते कि ये ऐसे समझते कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सिंपल बायोलॉजी या जूलॉजी का क्वेश्चन इसको मान लेते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कंपटीशन का जो मैटर होता है वहाँ पर हमें हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर हम प्रतियोगी बनते हैं और औरों से आगे निकलते हैं। तो ये बेसिक फंडा है, हर चीज़ क्लियर हो, ज़्यादा चीज़ें है भी नहीं। तो देखिए कुत्ते और बिल्ली, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन इन डॉग एंड कैट? 10, 12, 18 एंड 24। तो हमने कई बार इसको पढ़ाया हुआ है, राम, RAM, राम यानी रेप्टिलिया, एविज एंड मेमिलिया, राम यानी 12। और अभी जस्ट मैंने एक लाइव क्लास में भी बताया था, जब राम नाम सत्य हो जाता है तो उसके बाद 12वां हो जाता है। तो इस तरह से मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। तो कुत्ते और बिल्ली के मस्तिष्क, या कोई भी स्तनधारी हो या पक्षी वर्ग हो, एवीज हो, चाहे मुर्गा मुर्गी हो, या फिर रेप्टाइल्स हो, कोई भी जैसे सांप हुआ, या कोई भी रेप्टाइल्स हो, इन सभी के कितने 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो जो 44 वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं, पैरावेट की जो बुक है उसके पेज नंबर 120 पर ये लिखा हुआ है, बिल्कुल कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या। अब हम 45 की बात करते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की क्रिया द्वारा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? एक्शन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिए वैसे तो नर्वस सिस्टम को कोई डिटेल में पढ़ाता नहीं, लेकिन हमने इसको काफी बताया हुआ था। नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते थे बार बार, CNS, PNS और ANS। CNS मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS को बोलते थे परिधेय तंत्रिका तंत्र, और ANS को बोलते थे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो CNS के अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, PNS के अंदर इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं आती है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो, इसमें देखिए अब ऑप्शन के हिसाब से हम तय करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है हाइपोथैलेमस, थायराइड, वर्टिब्रल कॉलम एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। थायराइड जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो भी कंट्रोल नहीं कर सकती, वो तो थायरोक्सिन स्रावित करती है। और रीड यानी वर्टिब्रल कॉलम, अगर हम बात करें, वर्टिब्रल कॉलम नहीं दे करके अगर ये स्पाइनल कॉर्ड देता तो भी कोई बात बनती। तो वहां भी यहाँ भी कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम एक हड्डियों का ढांचा होता है, बहुत सारी वर्टिब्राएं जो है मिल करके रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आंसर जाएगा इसका हाइपोथैलेमस। देखिए कई बार मैंने बताया भी है, भूख प्यास इस तरह की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो ऑटोमेटिक होती हैं, इन सब का नियंत्रण कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। ऑप्शंस के आधार पर यहाँ पर हम हाइपोथैलेमस कर सकते हैं। इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हम अगर पैरावेट की बुक देखें तो जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको 146 पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट? यानी निम्नलिखित में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो देखिए ये जब अपने वीडियोस इतने सारे
पढ़ा है आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन, कितनी बार हमने आपको बताया कि जो पक्षियों के अनुकूलन होते हैं। अब जब मैं पक्षियों के अनुकूलन बोलता था तो ज्यादातर अदर जो बच्चे कोई भी देखते थे वो ऐसा समझते थे क्या बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। देखिए बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही यहाँ पर। हम बेसिक फंडे अगर क्लियर करते हैं तो हमको अच्छी तरह से समझ में आता है। अभी जो पक्षी वर्ग है उनमें जो रेटिटी फैमिली होती है, जैसे शुतुरमुर्ग और ये आते हैं उसके अंदर एमू वगैरह, उनके अंदर ही मूत्राशय पाया जाता है। बाकी पक्षियों के उड़ने के अनुकूलन है उनमें मूत्राशय की अनुपस्थिति, क्योंकि मूत्राशय अनुपस्थित होता है तो उन मूत्राशय में मूत्र नहीं इकट्ठा होता, मूत्र नहीं इकट्ठा होता तो उनका वजन कम होता है, हड्डियां खोखली होती है, वायुकोश पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है पक्षियों को उड़ने योग्य उनको अनुकूलित करते हैं कि वो उड़ सके। तो इसमें ऑप्शन देखिए निम्नलिखित में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है, तो इसमें मुर्गे में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। देखिए घोड़ा है, खरगोश है, सुअर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल मुर्गे में मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, क्योंकि मुर्गे के अंदर बीट के साथ ये बात और बताई थी मैंने, मुर्गा अवस्कर जो मार्ग होता है वो एक कॉमन मार्ग होता है। इसी से पाचन तंत्र खुलता है, इसी से जनन तंत्र खुलता है और इसी से जो यूरिनरी सिस्टम है वो खुलता है, यानी उत्सर्जन तंत्र। तीनों तंत्र एक कॉमन मार्ग से खुलते हैं तो उसको हम अवस्कर मार्ग कहते हैं। तो यहाँ पर मूत्राशय अनुपस्थित होता है। जब मुर्गा मुर्गी या कोई भी पक्षी बीट करता है तो उस बीट के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद सा पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल होता है, और यूरिक अम्ल इन पक्षियों का उत्सर्जित पदार्थ होता है। यूरिया की तुलना में यूरिक अम्ल कम विषैला होता है, कम घातक होता है। इसको उत्सर्जित करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, यूरिया को उत्सर्जित करने के लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। यूरिया स्तनधारियों का जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, जो कि ऑर्निथिन चक्र की सहायता से लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, लीवर के अंदर बनता है। तो देखिए ये 46 वाला जो क्वेश्चन है, 46 वाला जो क्वेश्चन है अपने पैरावेट बुक जो है इसके 153वें पेज पर है। और देखिए ये क्वेश्चन के रूप में भी दिया गया है। ये क्वेश्चन है 1396, 1396, 1396वां क्वेश्चन है ये। तो ये तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पेज, अगर कोई डबल डबल बार दिया हुआ है तो वो यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है इन कैमल्स हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स ऑफ स्टमक आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, यानी ऊंट में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अभी तक जैसे कि अदर जो कोचिंग्स ने आंसर की भी जारी कर दी है, इस क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाहता है उसको कितना दिखाई देता है डिपेंड करता है वैसे ये बोर्ड क्या मानता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऊंट स्यूडोरुमिनेंट होता है, स्यूडोरुमिनेंट होता है तो उसमें एक जो ओमेजम भाग है आमाशय का वो अनुपस्थित होता है। बाकी के तीन होते हैं, रूमन होता है, रेटिकुलम होता है और एबोमेजम होता है। अब इस तरीके से अगर हम इसको देखें इस क्वेश्चन को तो पार्ट की संख्या आती है 3। तो 3 पार्ट्स जो होते हैं स्टमक के पाए जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने इसके 3 ही आंसर दिए क्योंकि ऊंट स्यूडोरुमिनेंट है, उसमें ओमेजम एब्सेंट होता है। और शायद मेरे हिसाब से जो पूछने वाला है उसका इंटेंशन यही है, ठीक है। अब इसमें दिखाई देने का मतलब है कि इसका जो आंसर है फाइनल बोर्ड ही डिसाइड करेगा। वैसे ये अपनी बुक के अंदर 47 जो क्वेश्चन है ऊंट वाला, ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन रहा है और ये डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या आंसर मानेगा। वैसे ये अपने 130 पेज नंबर पर अपनी बुक में और लिखा हुआ है ये, और इसका हम आंसर मान के चलते हैं। क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन को आज भी आप श्योर मत समझना, पूरे जो 80 क्वेश्चन है इसमें 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक बोर्ड चेंज कर सकता है। वो लोग क्या सोचते हैं, किस हिसाब से उन्होंने पूछा है, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो हम आंसर मान के चलेंगे ऊंट के जो स्टमक है उसके 3 पार्ट्स मान के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 48 है स्तनधारियों में ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि उत्पादन करने का अंग कौन सा है। द ऑर्गन ऑफ फोनेशन साउंड प्रोडक्शन इन मैमल्स। देखिए ये पिछली बार पूछा गया था, पक्षियों में सिरिंग्स होता है और मैमल्स में लेरिंग्स होता है, यानी कंठ जिसको बोलते हैं। यहाँ से जैसे मेरी ध्वनि यहाँ से निकल रही है, देखिए कंठ की पूरी हमने संरचना भी पढ़ी हुई है, इसमें उपास्थियों की संख्या भी पढ़ी हुई है, कैसे इसमें से आवाज उत्पन्न होती है वो सब हमने पढ़ा हुआ है। एक एक उपास्थि की संरचना कैसी होती है ये सब हमने
पड़ा हुआ है। वैसे सीधा मैं बता देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है ये, ज़्यादा टफ और उलझने वाला नहीं है। 48 वाला जो क्वेश्चन आपका है जिसमें कंठ वाला वाली बात कही गई है, तो ये 3 जगह है पैरावेट की बुक में। देखिए, एक तो पेज नंबर देखें तो ये 144 पर है, और 2 जगह ये क्वेश्चन में है। एक क्वेश्चन है 1211 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 744। इन 2 जगह पर और मौजूद है, यानी कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन 3 जगह मौजूद है पैरावेट की बुक के अंदर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 49 है, प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज, प्लेटलेट्स को या बिंबाणुओं को क्या कहा जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये अपने बुक के अंदर है 116 पेज पर। और देखिए, प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, पूरा हमने पढ़ा हुआ है इसका क्या काम आते हैं, कितना इनका जीवन काल होता है, क्या इनकी साइज होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अनियमित होते हैं, हवा के संपर्क में आते ही फट जाते हैं, जब ब्लड निकलता है तो प्लेटलेट ही खून को का थक्का बनाने में या ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, और जब ये फटते हैं तो इनमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, वो एक प्रोटीन होता है, हवा के संपर्क में आने से कई सारी बातें हमने लिखी हुई है, पढ़ी हुई है। तो ये सिंपली क्वेश्चन है कि भाई प्लेटलेट्स का दूसरा नाम पूछा है इसमें। तो ऑप्शंस के हिसाब से भी आप देखें तो मोनोसाइट भी नहीं है, एरिथ्रोसाइट भी आरबीसी को बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, थ्रोम्बोसाइट्स बी ऑप्शन उत्तर जाएगा। तो ये अपने 116 पेज पर ये दिया हुआ है पैरावेट की बुक के अंदर। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 50वां क्वेश्चन जो है, 50वां क्वेश्चन है, द यूजुअल येलो कलर ऑफ यूरिन इज डिराइव्ड फ्रॉम कैरोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड और बिलीरुबिन। देखिए, मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं लिखवा करके कई बार हमने इसको बताया हुआ है कि देखिए, शरीर के सारे रंग कहाँ से निकलते हैं? हीमोग्लोबिन से। आरबीसी टूटती रहती है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी आपको पता है बहुत ज्यादा होती है, 45 लाख से लेकर के 55 लाख आरबीसी प्रति ml रक्त में पाई जाती है। 4.5 टू 5.5 मिलियन जो आरबीसी है, बहुत सारी संख्या में होती है, तो आरबीसी का टूटती भी रहती है, आरबीसी टूटती हैं तो उनका वर्णक जो होता है हीमोग्लोबिन निकलता है। अब ये हीमोग्लोबिन लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर जाता है, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर जो आरबीसी होती है वो स्प्लीन के अंदर दफनाई जाती है, और दफना करके, यानी कब्रिस्तान बोलते हैं उसको, प्लीहा के अंदर दफना करके उसमें से कलर निकाले जाते हैं, यानी पिगमेंट्स जो है वो इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन इस प्रकार के वर्णक बन जाते हैं पित्त वर्णक के रूप में। और जब बिलीरुबिन पर जब बैक्टीरियल एक्शन होता है, चूंकि ये डाइजेशन के लिए जब लीवर से के अंदर गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर में कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन होता है उससे संकुचन होता है, और उसमें से जो बाइल निकलता है, बाइल कहाँ पहुंचता है? इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है, वहां पर बैक्टीरियल एक्शन होता है, और इससे बनता है बिलीरुबिन से बन जाता है, बिलीरुबिन से बन जाता है यूरोबिलिन। यूरोबिलिन, अरे इस यूरोबिलिन का दूसरा नाम है, इस यूरोबिलिन का दूसरा नाम है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, इस यूरोक्रोम यूरोबिलिन का ही नाम है। तो देखिए, इसमें आंसर जाएगा बिलीरुबिन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर हम इसको क्रॉस चेक की सहायता से करें तो ये और भी इजी होगा। देखिए, एक ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कैरोटीन, तो आपको पता होना चाहिए कि कैरोटीन वर्णक कैसे मूत्र के अंदर आ सकता है, ये तो दूध में आता है गाय के में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आप कट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है यूरिया, बिल्कुल यूरिया आपको पता है पहला खोजा गया, पहला संश्लेषित किया गया कार्बनिक पदार्थ है, जो कि पहली बार वोलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था, और वो जो जैव सातत्य का सिद्धांत चलता था बर्जीलियस का, थ्योरी ऑफ जो लाइफ कंटिन्यूटी, वो चलता था कि भाई कार्बनिक पदार्थों को केवल जीव ही बना सकते हैं। तो ये वाला सिद्धांत है, वो वोलर नामक वैज्ञानिक ने फेल किया था, उसको उस सिद्धांत को खत्म किया था। तो देखिए, यूरिया जो होता है, हम जनरली जानते हैं कि जो यूरिया खाद होता है वो व्हाइट कलर का होता है, तो यूरिया तो सफेद कलर का होता है, तो ये कैसे दे सकता है? और यूरिक अम्ल भी हम कई बार बता चुके हैं आपको, यूरिक अम्ल भी सफेद रंग का एक पाउडर के रूप में एक पदार्थ होता है, तो यूरिक अम्ल भी सफेद हुआ, और कैरोटीन हुआ पीला, लेकिन कैरोटीन हो नहीं सकता, तो आंसर जाएगा कौन सा? बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन,
तो देखिए भाई, थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा लिया हो इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो आपका बिल्कुल गलत होने की संभावना नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है अपने 153 पेज नंबर पर है, 153 पर है भले डायरेक्ट, लेकिन है क्वेश्चन। अगला 51 वाला क्वेश्चन है, 51वां क्वेश्चन है, जैव रसायन में यानी बायोकेमिस्ट्री के अंदर एटीपी क्या होता है। तो देखिए, एटीपी के बारे में तो हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक जो मोल एटीपी होती है उससे 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। काफी सारी हमने एसिटिक एसिड से 10 मोल, एक मोल एसिटिक एसिड से 10 एटीपी, प्रोपियोनिक से जो 17 और ब्यूटायरिक से 25, इस तरह की चीजें भी याद की हमने, कि कहाँ कहाँ से कितने कितने एटीपी। हमने ग्लाइकोलाइसिस और जो क्रेब्स चक्र होता है उसके अंदर भी हमने एटीपी की संख्या पढ़ी है, और एटीपी को हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है ये। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये तो देखिए, जिसने 10वीं 12वीं क्लास में भी अगर अच्छे से पढ़ा है तो साइंस के अंदर ये कई बार आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, हाँ, ये एटीपी है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें ये दिया हुआ है। अब है 52 वाला प्रश्न है ईसीजी। ईसीजी की जो फुल फॉर्म पूछी है, तो देखिए अभी इस क्वेश्चन के ऊपर भी हो सकता है कि बोर्ड का क्या डिसीजन रहता है। वैसे मिलते जुलते दो नाम है इसके, बी और सी वाले, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। तो देखिए ज़्यादा गलत ये भी नहीं है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी जहाँ तक है बिल्कुल गलत नहीं लगता है। यानी कि जो दोनों ऑप्शन हैं, इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक आंसर जाएगा। तो जो ये अपनी बुक जो है उसके 123 पेज नंबर पे है, और अपनी बुक के अंदर ये ऐसे दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देखिए इसमें ग्राफ प्लॉट होता है इस तरह से जो तरंगे बनती हैं PQRST, इस तरह से जो ग्राफ बनता है ग्राफ पेपर पर ही। इसलिए इसको जो है हम दोनों ही मान करके, हम अभी इसको बोनस मान करके ही चलेंगे, क्योंकि इसका जो आंसर बोर्ड ही डिसाइड करेगा। तो 52 वाला क्वेश्चन है अपने कितने पेज नंबर पर? 123 पेज नंबर पर। अगला क्वेश्चन है 53। 53 बिल्कुल सिंपल है, ये तो पहले भी आ चुका भाई। 53 वाला जो क्वेश्चन है क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हमने तो माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ये तो 8वीं क्लास के अंदर ही आ जाता है, उससे पहले ही आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो ये अपनी बुक के अंदर 85 वाले पेज, जिसमें हमने साइटोलॉजी को बड़ा डिटेल पढ़ा है। और देखिए पैरावेट वालों को काफी बेनिफिट रहा है अदर कोचिंग की तुलना में, क्योंकि हम जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डिटेल में और सब्जेक्ट्स की तुलना में और भी स्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस ज्यादा हैं, उसका भी फायदा आपको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है 54 वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो देखिए फिर से बता देता हूँ, इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए ये क्वेश्चन तो जब आरएएस की एग्जाम हुई थी उससे पहले के दिन, और पटवारी के एग्जाम से पहले के दिन भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था। यहाँ तक कि अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अभी जस्ट मिले थे, एक एग्जाम हुई थी उसमें शाम को पढ़ा है, सुबह मिल गया। इस तरह से राजस्थान पुलिस के अंदर भी इधर जो बीएसएफ के अंदर जो एग्जाम हुई थी उसमें एक यूनिक क्वेश्चन था, जो फ्लेइंग वाला, कि पशु की खाल को उतारना क्या कहलाता है। तो ये वाला क्वेश्चन वहाँ बहुत ही यूनिक रूप से मिला है, क्योंकि जो हम डिटेल में पढ़ते हैं, ब्रॉड पढ़ते हैं, इसका फायदा जरूर मिलता है बच्चे को। और जो कंसेप्ट है उस प्रकार से क्लियर हो जाते हैं कि फिर वो भूल भी नहीं पाता, भूल करके भी। पैरावेट से पढ़ा हुआ बच्चा, मैं आपको बता देता हूँ कितना जो अनुशासन रहता है, किस प्रकार से देखिए पढ़ाया जाता है।
ये आप वीडियो देख सकते हो इस तरह से। अगर हम बोल रहे हैं, ये देखिए, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे जो ये संस्थान है, इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे, 5 घंटे तक सब्जेक्ट की क्लास होती थी। और 4 से 5 घंटे का मतलब हो गया कि किसी भी अगर हम टॉपिक को लेकर के जाते हैं तो उसकी तह तक हम जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन मोटो जो इस संस्थान का रहा है वो यही रहा है, जैसा कि स्टूडेंट्स को भी पता है कि बच्चे का सिलेक्शन होना ही चाहिए, चाहे 3 महीने लगे चाहे 4 महीने लगे, सिलेबस में कम से कम 3 से 4 महीने लगते ही लगते हैं। अब पर डे की जब इतनी क्लासेज होती हैं, 4 घंटे 5 घंटे सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं, तो ओवरऑल हम अदर जो पढ़ते हैं उनसे कम से कम 3 गुना टाइम हम दे चुके होते हैं। और अब आपको पता है 3 गुना टाइम किसे कहते हैं, और उसमें भी अनुशासन के साथ, और वही संडे की टेस्ट के साथ। तो जो फायदा मिलता है इसका ब्रॉड पढ़ने का, वो वास्तव में बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये मत पढ़िए, आप शॉर्ट नहीं कर सकते। और ज़्यादातर जो कोचिंग वाले यही बोलते थे, और वो नतीजा आपके सामने है कि बच्चों को भी क्या है इतना किया हुआ था कि ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसमें आपके कब्ज हो जाएगी, भूल जाओगे आप। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मेरा दिमाग तो नहीं फटा, पूरी जो है काफ़ी सारी चीज़ें याद है। और टीचर्स भी जो पढ़ाते हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें याद होती है, तो कभी ये चीज़ें कब्ज नहीं करती। अगर हमको नॉलेज है तो वो ज़रूर काम आती है। अ, देखिए, अगला क्वेश्चन हम 54 वाला हम डिस्कस करें। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए, एडीई के आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो इस क्वेश्चन को। एडीई के ये तो फैट सोल्यूबल है, और जो बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है, ये दोनों क्या है, वाटर सोल्यूबल है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ये अपने बुक के यानी पेरावेट की बुक के 457 पेज पर वर्गीकृत किया हुआ है। घुलनशीलता या विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। अगला जो क्वेश्चन है 55, ये है मधुमेह यानी डायबिटीज के बारे में है। और देखिए, डायबिटीज को मैंने नोट्स के अंदर लिखवा रखा है। डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, आईडीडीएम और एनआईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसको बोलते हैं हम उसको बोलते हैं इंसिपिड्स। इंसिपिड्स वाली जो होती है वो एडीएच हार्मोन की कमी से होती है, जबकि जो मेलिटस वाली जो डायबिटीज होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है। और आपको पता है, इंसुलिन जो अग्नाशय जो एक मिश्रित ग्रंथि होती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, जो ग्रहणी या ड्यूडिनम के यू आकृति या सी आकृति की लूप के अंदर स्थित होती है अग्नाशय। उस अग्नाशय के अंदर 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन 99% होता है, एंडोक्राइन पार्ट 1% होता है। उस एंडोक्राइन पार्ट के अंदर 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन स्रावित करती है। अब ये इंसुलिन या तो खराब हो या कम मात्रा में स्रावित हो तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और आपको पता होगा, डायबिटीज जो शुरुआती स्टेज में डायबिटीज होती है, तो चूंकि ब्लड में जब ग्लूकोज बढ़ेगी तो वो किडनी से फिल्टर होकर यूरिन में भी आएगी, और यूरिन में आएगी तो यूरिन से बाहर भी जाएगी। तो जब मिक्चुरेशन होएगा या वॉइडिंग आउट होएगा, जब मूत्रण किया जाएगा बाहर, तो वहां पर चींटियां भी आ जाती हैं, क्योंकि मूत्र में ग्लूकोज निकलता है, जिसको हम ग्लूकोशूरिया ग्लाइकोशूरिया कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डायबिटीज मेलिटस इज क्लिनिकल कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय यानी डायबिटीज मेलिटस एक विशेष जो नैदानिक स्थिति है
जो किसके द्वारा लक्षित की जाती है, यानी किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन है, अपर्याप्त या असक्षम इंसुलिन के कारण, यानी कम इंसुलिन की कमी से या इंसुलिन में गड़बड़ होने से जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, उसी को हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। तो ये अपने जो क्वेश्चन है, ये अपनी पैरावेट बुक के 162 पेज नंबर पर क्लियर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 56 वाला क्वेश्चन है, प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर है। तो देखिए, प्लाज्मा और सीरम के हमने काफी सारी चीजें बताई है कि भाई प्लाज्मा कब काम में लेते हैं, सीरम कब काम में लेते हैं। तो वापस मैं बता देता हूं आपको, जब हम ब्लड को भर करके टेस्ट ट्यूब के अंदर बिना कोई एंटीकोगुलेंट मिलाए रख देते हैं 45 डिग्री पर, तो उसमें जो ऊपर पानी जैसा तरल पदार्थ आता है उसको हम बोलते हैं सीरम। और सीरम में क्या होता है, ये फाइब्रिनोजन एब्सेंट होता है, क्योंकि ये नीचे उसके साथ रक्त की कणिकाओं के साथ मिल करके एक कोगुलेशन टाइप बना लेता है। जबकि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में सिर्फ रक्त कणिकाओं को सेपरेट किया जाता है। तो प्लाज्मा और इसमें दोनों में अंतर है फाइब्रिनोजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति। फाइब्रिनोजन की उपस्थिति प्लाज्मा में पाया जाता है भाई फाइब्रिनोजन। तो ये 56 वाला जो क्वेश्चन है, ये अपनी पैरावेट बुक के 117 वाले पेज पर ये बिल्कुल क्लियरली एज इट इज दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 57। तो 57 वाला क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या है ये, ट्रोमेटिक मायासिस इज आल्सो नोन एज। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी एक यूनिक हो गया, पैरावेट से ही आया हुआ है। अधिकांश मैगट वुंड ही पढ़ाते हैं, मैगट वुंड को मियासिस भी बोलते हैं भाई। और ये वाला जो ऑप्शन है, ट्रोमेटिक मायासिस इज आल्सो नोन एज, इसको मैगट वुंड भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन, इसमें आंसर हो जाएगा सी, मैगट घाव या एपादक घाव। और ये क्वेश्चन दो जगह मौजूद है अपने, एक तो पेज नंबर 600 पर भी मौजूद है पैरावेट बुक के, और ये 1014 नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी मौजूद है। पेज नंबर 600 पर भी है और ये क्वेश्चन नंबर 1014 पर ये मौजूद है। अब है अगला क्वेश्चन 58, 58वां प्रश्न है। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निस्राव सिस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्जुडेशन सिस्ट। एक्जुडेशन सिस्ट क्या होती है, एक्जुडेशन सिस्ट इसमें से है बिल्कुल 498 पेज नंबर जो है उस पर भी है ये अपने पैरावेट बुक में। और 2625 वाला क्वेश्चन है, 2625 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी है, ये मौजूद है। और ये 704 पेज नंबर पर भी मौजूद है। तो देखिए, 3 जगह एक क्वेश्चन मौजूद है जो एक्जुडेशन सिस्ट वाला है, और इसमें उत्तर जाएगा हाइड्रोसील। हाइड्रोसील। अगला प्रश्न है 59, बधियाकरण यानी कैस्ट्रेशन या जनदनाशन जिसको बोलते हैं हम, वो किस विधि में बर्डिजो कैस्टेटर का उपयोग किया जाता है। तो बर्डिजो जो होता है उसको, उससे हम ब्लड लेस कैस्ट्रेशन करते हैं, रक्त रहित बधियाकरण करते हैं। और एक बंद विधि होती है जिसमें कोई ब्लड नहीं आता, टेस्टिस को पकड़ करके और बर्डिजो से इस तरह से स्पर्मेटिक कॉर्ड को दबा देते हैं टेस्टिस के ऊपर से, जहां से वो हैंग होती है, लटकते हैं वहां से। तो इस विधि को हम बंद विधि कहते हैं, क्लोज्ड मेथड कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये अपनी बुक के 278 वाले पेज पर मौजूद है, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रबंधन पढ़ते हैं सांड का या बुल का। उसके अंदर जब हम बुल से ब्लॉक बनाते हैं तो उस दौरान हम कैस्ट्रेशन करते हैं बर्डिजो से। बर्डिजो कैस्टेटर के बारे में भी काफी बताया हुआ है। तो एक तो बेबी बर्डिजो होता है जो 9 इंच का होता है, जो बिग बर्डी जो होता है वो 19 इंच का होता है। ये काफी सारी चीजें हैं उसमें। तो 59 वाला क्वेश्चन है, इसमें है बंद विधि यानी क्लोज्ड मेथड, और ये अपने 278 प्रश्न पेज नंबर पर है। अगला है 60 वाला प्रश्न, कलेक्शन ऑफ और एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन एन एबनॉर्मल कैविटी इज टर्म्ड एज कंट्यूजन, ब्रूशे, परफोरेशन एंड हीमोटोमा। यानी असामान्य गुहा में रक्त का संग्रह या संचय क्या कहलाता है। तो देखिए, हिंदी काफी क्लिष्ट है। कंट्यूजन को यहाँ पर बोला हुआ है गुमचोट, ब्रूसे को बोला हुआ है नील, परफोरेशन को बोला है वेद या छिद्र, और हिमेटोमा को बड़ा अजीब सा नाम दिया रक्त गुल्म। तो देखिए, ये जो ट्रांसलेशन है हिंदी का, ये डराने वाला है, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश की सहायता से सोल्व करें बड़ा सिंपल है। इसको बोलते हैं हिमेटोमा।
और हेमेटोमा सर्जरी में सब कोचिंग्स ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, ये मौजूद है सभी के उसके अंदर। तो ये देखिए ये है डी ऑप्शन, और ये अपनी बुक के अंदर 499 की जो है पेज उस पर मौजूद है हेमेटोमा। हेमेटोमा तो ये 60वां प्रश्न है। 60 के बाद 61वां हम पढ़े 61। तो एक्सरे ये किसी ने भी नहीं पढ़ा है, यहाँ तक कि भाई ये क्वेश्चन किसी की भी उसमें नहीं मिलेगा, अपने भी नहीं है मौजूद, क्योंकि एक्सरे जो है ये रेडियोलॉजी का डीप पोर्शन है थोड़ा, और आप लोगों के इतना रेडियोलॉजी है नहीं, माइनर सर्जरी होने के कारण ये क्वेश्चन आउट ऑफ ही मानते हैं हम इसको। एक्सरे की अवशोषित खुराक की इकाई को मापा जाता है, तो एक्सरे की अवशोषित खुराक की इकाई ये नहीं है, ये अनुपस्थित लिख सकते हम हमारे पैरावेट के अंदर, क्या किसी भी राजस्थान की जो एलएससी की किताब है उसमें ये नहीं मिलेगा आपको। जो सत्य है वो सत्य है। हाँ भाई, इसका आंसर जाता है रेड। रेड यानी रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब करते हैं उसकी यूनिट एक्सरे की। अब 62 वाला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल एब्सेंट है भाई, ये सर्जरी का थोड़ा सा हीलिंग ऑफ वुंड से क्वेश्चन आ गया, इसमें वुंड की हीलिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्टेजेस ऑफ हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के उपचार के चरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। कैसे फ्रैक्चर का उपचार किस किस स्टेप से होता है। तो देखिए पहला है इसमें फॉर्मेशन ऑफ हिमेटोमा। सबसे पहले जो हड्डियां टूटती हैं तो उनके बीच में खून निकलता है तो हिमेटोमा बनता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट कैलस बनेगा, वो जो खून निकला हुआ है वो थोड़ा थोड़ा जमेगा, सॉफ्ट कैलस बनेगा। और अगला है प्राइमरी बोन कैलस बनता है, उसके बाद सेकेंडरी बोन कैलस बनता है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा, रक्त गुल्म का निर्माण, तो इसमें ए वाला है और ये हमारे अनुपस्थित है, बिल्कुल एब्सेंट है ये। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को स्रोत से रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है, ए प्रोसेस बाय विच द मैसेज इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर कॉल्ड। ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई, संचार है ये। 63 वाला जो क्वेश्चन है ये 515 पेज पर है, जो पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम दिया हुआ है अपने लोक सूचना प्रणाली के अंदर ये दिया हुआ है। तो ये संचार बोलते हैं इसको, कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिल्कुल, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। पूछना नहीं कहला सकता, परिवहन नहीं कहला सकता, अवलोकन नहीं कहला सकता, तो ये चौथा जो एक ऑप्शन बच रहा है सी वाला वो संचार। अगला प्रश्न है अपना 64, ये भी एक्सटेंशन का क्वेश्चन है 64। और 64 में हमने सहकारिता बताया था आपको, कोऑपरेटिव सब एक के लिए और एक सब के लिए, सहकारिता का सिद्धांत भी बताया था। और सहकारिता जो है इसका आंसर जाएगा 533 पेज नंबर पर सहकारिता के अंदर ये है। खालिस्तान को संयुक्त रूप से देखिए, कैन बी डिफाइंड एज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड वॉलंटरी टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेंट्स थ्रू जॉइंट आउंड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल एंटरप्राइज। उसको क्या बोलते हैं हम? संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्ति के एक स्वायत्त संघ के रूप में किसको परिभाषित किया जा सकता है? तो अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सिंपल है, ये कोऑपरेटिव को बोलते हैं। कोऑपरेटिव को इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। अगला है 65 में क्वेश्चन है 65 वाला जो है ये अपने 515 पेज नंबर पर है, और ये 3 क्वेश्चन है इसी पेज पर उपस्थित है, जो ऑडियो विजुअल ऐड है उसी में से पूछे गए हैं, और उसका जो चार्ट है अपना एक्सटेंशन के अंदर उसमें ये मौजूद है। वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश को देखा जा सकता है, तो केवल देखा जा सकता है तो उसको बोलते हैं विजुअल ऐड, यानी द डिवाइस थ्रू विच कैन मैसेज कैन ओनली बी सीन आर नोन एज विजुअल एड्स। अगला है 66। तो 66 वाला जो क्वेश्चन है, इज प्ले कार्ड डिस्प्लेड इन पब्लिक प्लेस, यानी लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर जो प्रदर्शन की एक प्रदर्शित तख्ती है वो क्या कहलाती है? तो देखिए इसमें आंसर जाएगा पोस्टर, इसमें जाना चाहिए। वैसे अगर बोर्ड चाहे तो इसमें आरेख भी दे सकता है, डायग्राम वाला भी दे सकता है। डायग्राम भी एक विजुअल ऐड होता है, लेकिन जहां तक संभावना है कि जब इसने सार्वजनिक रूप से बोल दिया
तो 66 में आंसर ए जा सकता है। ये अपने पेज नंबर 515 पर ही ये है जहां पर ऑडियो विजुअल एड का क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर ये भी कंफ्यूजिंग में आता है। इसमें पोस्टर जो है इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है पोस्टर की, और सेकंड जो प्रायोरिटी है इसमें आरेख की। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन हो जाता है चेंज, तो इसमें आप वैसे अगर होएगा तो बोनस होएगा, नहीं तो गलत तो किसी का नहीं होएगा। ये इसमें आंसर फर्स्ट प्रायोरिटी पे पोस्टर ही है, क्योंकि पोस्टर ज्यादा फेमस होता है। अगला है 67 वाला पेज क्वेश्चन है। वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जाता है के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, जिसे देखा जाता है उसे कहते हैं विजुअल एड। तो इसमें विजुअल आएगा 515 पेज नंबर पर ये मौजूद है अपने पैरावेट बुक में। इसको बोलते हैं विजुअल एड, विजुअल एड बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है 65 था भाई, ये 65 था ये, हाँ बिल्कुल 65 है ये। अब है 66। तो देखिए 66, अच्छा ये हो चुका है, ये हो चुका है बिल्कुल भाई, हाँ भाई। तो 60 ये हुआ था अपना 66 वाला हो गया था। अब है 67 वाला हो चुका है, 67 वाला हो चुका है। अब हम करते हैं, अच्छा 67 वाला हमें करना है। तो देखिए 67 वाला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल 516 पेज पर है। 516 पेज जो पैरावेट की बुक है, इसमें देखिए इज ए मेथड मोटिवेटिंग द पीपुल फॉर एडॉप्टिंग न्यू और इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस बाय शोइंग इट्स डिस्टिंक्टली सुपीरियर रिजल्ट्स। यानी अपने विशिष्ट श्रेष्ठ परिणामों को दिखा करके लोगों को यह बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करना। यानी कहने का मतलब, जैसे आपने एक खेत के अंदर यूरिया खाद का उपयोग किया और फिर फसल दिखाई आपने कि भाई फसल कितनी अच्छी होती है, या आपने किसी गाय को आपने यूरिया फीडिंग या भैंस को यूरिया फीडिंग करवाई तो उसके बाद दूध का प्रोडक्शन दिखाया। तो यानी रिजल्ट को देख करके हम जब हम किसी चीज का हम निष्कर्ष निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम परिणाम प्रदर्शन, यानी रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं इसको। तो जो 67 वाला क्वेश्चन है इसमें आएगा परिणाम प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है 68 वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विजुअल मीडियम विच प्रोवाइड पिक्चर विथ सिंक्रोनाइज्ड साउंड। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि श्रव्य दृश्य माध्यम है, जो कि समकालिक ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है। तो देखिए चित्र और दोनों चीजें जो अगर हम देखें, चित्र भी देखें और आवाज भी देखें, तो किस में आती है, टेलीविजन में आती हैं। तो इसमें आंसर जाएगा 68 वाला। बहुत ही सिंपल है, 515 पेज नंबर पर अपनी किताब के अंदर ये मौजूद है, और इसमें आएगा आंसर टीवी टेलीविजन समकालिक ध्वनि के साथ। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ध्वनि आती है वो आवाज उन चित्रों के साथ साथ आती है, इसलिए इसको बोला है समकालिक ध्वनि। अगला प्रश्न है 69 वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए बकरी किस जीनस से या जाति से संबंधित है, यानी बकरी का नाम पूछा है इसमें जूलॉजिकल। बकरी को कैप्रा हिरकस भी बोलते हैं। तो कैप्रा हिरकस सभी ने पढ़ाया है ये बिल्कुल। ये 234 वाला जो पेज है अपनी बुक का, पैरावेट की बुक का। तो कैप्रा हिरकस, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये जूलॉजिकल नेम सभी ने याद किए हुए हैं, किसी का भी गलत नहीं हुआ ये। निम्नलिखित, अगला है 70 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर में रूमन या आमाशय नहीं होता। तो देखिए रूमन किस में नहीं होता, यहाँ पर आमाशय इसको गलत लिख दिया। रूमन को हमने इसने हिंदी में जो ट्रांसलेट किया है वो रूमन को आमाशय नहीं बोलते। आमाशय पूरा होता है, पूरा जो पेट होता है उसको हम आमाशय बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, गाय में भी देखिए रूमन पाया जाता है, भेड़ में भी पाया जाता है, भैंस में भी पाया जाता है। तो इसमें से सुअर जो है, इसमें सुअर में नहीं पाया जाता रूमन, क्योंकि सुअर जो है सिंपल स्टमक वाला होता है। सुअर का पेट सामान्य ऐसा होता है मानव की तरह या कुत्ते की तरह,
तो 70 वाला जो क्वेश्चन है ये अपने कहाँ कहाँ मौजूद है, देखिए ये मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें 234 पेज पर ये मौजूद है और 129 पेज पर एनाटॉमी के अंदर मौजूद है। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो हम पढ़ते हैं तो ये 2 पेज नंबर पर ये 2 जगह मौजूद है ये क्वेश्चन, और इसमें आंसर क्या जाएगा, सुअर, सुअर जाएगा इसमें। अगला जो प्रश्न है 71 वाला, इसमें है कोऑपरेटिव सिस्टम फॉर्म्ड अंडर आनंद पैटर्न। तो देखिए आनंद पैटर्न के आधार पर ही सब जगह बना हुआ है और अपने इसको आरसीटीएफ के रूप में दिया हुआ है। 3 जो इसके त्रिस्तरीय व्यवस्था है, देखिए अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसीटीएफ द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। और प्रथम स्तर पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है, द्वितीय स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है और तृतीय स्तर पर राजस्थान सहकारी डेयरी संघ है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से देखिए, जैसे बच्चे ने अगर मान लीजिए अपने वन लाइनर के अंदर ये 5 पेज नंबर पे है, पेज नंबर 5 पर ये मौजूद है। अगर किसी ने इसको पढ़ा है तो बिल्कुल वो गलत नहीं कर सकता, क्योंकि है वही डेयरी आनंद पैटर्न ही यहाँ पर फॉलो किया जाता है पैरावेट बुक की पेज नंबर 5 पर। और पॉइंट नंबर यहाँ पर है 120 वाला जो वन लाइनर है वो ये अच्छी तरह दिया हुआ है क्लियर। तो इसको अगर कोई पढ़ गया होगा तो इसका प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। 72 वाला क्वेश्चन है, 72 वाला क्वेश्चन है। देखिए ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, किसी ने भी नहीं पढ़ा है, हमने भी नहीं पढ़ा है इसको बिल्कुल। बायोटेक्नोलॉजी की देखिए डेफिनेशन सुन लीजिए, कैन बी डिफाइंड as integrated use of biochemistry, microbiology and chemical engineering in order to achieve the technological application of the capacities of microorganisms and cultured tissue cells। तो को सूक्ष्मजीवों और संवर्धित ऊतक की कोशिकाओं की क्षमता के तकनीक अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग के एकीकृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। यानी ये हमारे भी मौजूद नहीं है डेफिनेशन, फिर भी अगर किसी ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो 100% ये क्वेश्चन सही होएगा। 73 वाला प्रश्न जो है, a substance produced in an animal body has protective mechanism to combat invasion by foreign material is known as। बाहरी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में पशु शरीर के अंदर उत्पादित पदार्थ को किसके रूप में जाना जाता है। तो देखिए बाहर से घुसने वाला जो पदार्थ होता है जो शरीर की इम्यून सिस्टम को या एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित करता है, उसको तो बोलते हैं एंटीजन। और शरीर की कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो ये इसका पूछने का मतलब यही है, ये एंटीबॉडी की परिभाषा पूछ रहा है। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी की परिभाषा है कि एंटीजन के प्रवेश के परिणाम स्वरूप शरीर की कोशिकाओं के द्वारा बनाए गए ग्लाइकोप्रोटीन के अणु या इम्यूनोग्लोबुलिन के अणुओं को ही हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये हमने लिखाई हुई डेफिनेशन है। तो ये क्वेश्चन हो गया 73। भाषा का थोड़ा फर्क है, ये पेज नंबर 164 पर हमारी पैरावेट बुक के अंदर ये मौजूद है। ये थोड़ा सा भाषा का फर्क है, बाकी क्वेश्चन ये गलत नहीं हो सकता अगर किसी ने पढ़ा है तो। 74 वाला क्वेश्चन है, देखिए ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी आया था, पिछली जो भर्ती है उसमें भी पूछा था, इसमें भी पूछा है कि भाई वो ये पूछना चाहता है कि प्रोटीन युक्त जो फसलें होती हैं वो कौन कौन सी होती है, कार्बोहाइड्रेट वाली कौन कौन सी होती है। तो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, जो ज्वार है, बाजरा है, जितने भी अनाज हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड स्टार्च होता है। और जो लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे हम देखें चना है, चने के अलावा मूंग है, अरहर है, जितनी भी दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, वो सब इसके अंदर आती हैं। चौला है, काउपी जिसको बोलते हैं हम, या ग्वार है, ग्वार को रेगिस्तान का लेग्यूम भी कहते हैं। तो प्रश्न देखिए क्या है, ए फैमिली ऑफ प्लांट विच आर यूजुअली हाई इन प्रोटीन एंड विच नेचुरली इंप्रूव द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल इज नोन एज। देखिए फैमिली की बात करिए तो ये लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है उसमें दलहनी जो पौधे आते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली को 3 भागों में बांटा जाता है, पेपिलियोनेटी, सिसिलोपिनाइडी और माइमोसाइडी। देखिए पेपिलियोनेटी के अंदर जो ज़्यादातर ये बड़े बड़े
पेड़ है लेग्यूम के, वो आते हैं। जो चना है और अरहर है यानी दलहनी जो है लेग्यूमिनस। तो यहाँ पर हम सीधा आंसर की तरफ रुख करते हैं। पौधों का एक परिवार जो आमतौर पर प्रोटीन में उच्च होता है, जो स्वाभाविक रूप से मिट्टी की नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? जो लेग्यूम पौधे होते हैं वही करते हैं। दलहनी पौधों को, फसलों को बार बार कब क्यों बोना चाहिए, ये चीजें हमने छोटी क्लासों में पढ़ी थी कि भाई फसलों को बदल बदल करके बोते हैं। ये जो पौधे होते हैं दलहनी, ये जमीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो बोलते हैं, जिसको हम, वो जो राइजोबियम जीवाणु है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो काफी सारा 10वीं में, 12वीं में, 11वीं में काफी सारा पढ़ा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, और गलत होने का मुख्य कारण है जल्दबाजी। तो यहाँ पर मसाले है, अनाज है, फलियां हैं, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आंसर जाएगा फलियां। और ये हमारे दो जगह मौजूद है ये क्वेश्चन 74 वाला, जो 467 जो पेज है और 481 है। यहाँ पर एक तो चारों के वर्गीकरण के अंदर ये मौजूद है, और दूसरी जगह है ये हे के अंदर। 75वां प्रश्न है, 75वां प्रश्न बिल्कुल वयस्क घोड़े की सामान्य श्वसन दर है, ये होती है 8 से लेकर के 12, और ये अपनी किताब में 280 पेज, 280 पेज पर बिल्कुल सेम 8 से 12 है। 9 से 13 भी नहीं है, 8 से 12 ही मिलेगा आपको। 8 से 12 है इसके अंदर, तो 8 से 12 ही है वहां पर, एज इट इज है। यानी 75वां क्वेश्चन एज इट इज 280 पेज नंबर पर आपको 8 से 12 मिल जाएगा चार्ट के अंदर। 76वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एंजाइम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो देखिए एंजाइम में आपको पता होना चाहिए एज लग जाता है, कुछ एक एंजाइम है उनमें एज नहीं लगता, बाकी ज्यादातर में एज लग जाता है। एज जो प्रत्यय है, सफिक्स है, वो लग जाता है। विच अमोंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर द क्लास एंजाइम? तो क्वेश्चन है 76, इसमें आंसर जा रहा है इंसुलिन। तो देखिए इंसुलिन तो आपको पता है अच्छी तरह से, इंसुलिन तो हार्मोन होता है, और इंसुलिन की तो हमने स्ट्रक्चर भी बनाई हुई है, आपको याद आया तो ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। एक जो ए श्रृंखला होती है उसमें 21 अमीनो अम्ल होते हैं, बी श्रृंखला होती है उसमें 30 अमीनो एसिड होते हैं। दोनों श्रृंखलाओं के बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। इस तरह से हमने काफी बार इसको बताया है। इंसुलिन के संश्लेषण के लिए, क्रोमियम जो है निर्माण के लिए, इंसुलिन के निर्माण के लिए जिंक आवश्यक है संश्लेषण के लिए, और इंसुलिन की क्रियाशीलता के लिए क्रोमियम आवश्यक है। क्रोमियम को ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर भी कहते हैं। तो देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है, और ये अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। तो यहाँ पर गलत होने के चांसेस न के बराबर है। तो किण्वक यानी एंजाइम की तरह कौन कार्य नहीं करता है? इंसुलिन। तो ये अपने दो जगह मौजूद है अपनी बुक में, 162 पेज नंबर पर है, और देखिए 141 पेज नंबर पर है। दोनों पेज पर ये इंसुलिन वाली बात मौजूद है। अब आता है 77वां क्वेश्चन। 77वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नर क्या सहायक जनन अंग कौन सा नहीं है? अब ये अश्रु ग्रंथि थोड़ी होएगी, ये तो ये देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो 8वीं का बच्चा, 6ठी का बच्चा भी कर सकता है। तो इसमें आंसर जा रहा है सी। और अगर हम इसको गौर करके देखें तो नर के प्राथमिक जनन अंग के अंदर आता है टेस्टिस, और द्वितीयक या सहायक जनन अंग के अंदर हमको लिखा हुआ है 153 पेज पर लिखे हुए हैं द्वितीयक या सहायक जनन अंग। अगर हम उनमें से इसको छांट ले अश्रु ग्रंथि को, तो बिल्कुल वो बच जाते हैं। यानी ये क्वेश्चन 77 पेज नंबर, ये 77वां क्वेश्चन 153 पर है। अब आता है 78वां प्रश्न। देखिए 78वां प्रश्न चैलेंज है पूरे राजस्थान के, इस मंच पर कह रहा हूं। अगर किसी माई के लाल ने पढ़ाया हो तो हमें बताइएगा, किसी की बुक के अंदर मिल जाए। और अब जब ये किताब छपेगी, दूसरे एडिशन निकाल देंगे, जैसे ही अगली भर्ती आती है, 2-3 साल बीच गैप मिलता है, आराम से अपना अच्छा वो कर देते हैं। किसी को कोई नहीं पता, कोई नहीं मतलब किससे क्या सिलेक्शन हुआ, किसने कितने प्रश्न मिलवाए, इन चीजों से मतलब नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब रहता है कि कॉलेज से संपर्क करना, बच्चों से संपर्क करना, बच्चों को जोड़ना, उनको मीठी मीठी बातें करना, उनको फंसाना, और फिर उनको हाँ, जो आप देख रहे हो अभी हुआ है। तो देखिए भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप में किसे प्रशंसित किया जाए? विच हु
इज एक्लेम्ड एज फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा, सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा। 78वां प्रश्न है, इसमें उत्तर है रामनाथ चोपड़ा। और ये अपनी जो बुक है, इस बुक के 348 यानी 348 पेज नंबर पर मौजूद है। मैं आपको दिखाई देता हूं, ये जो अपनी किताब है पैरावेट बुक, इसके 348 पेज नंबर को हम निकालते हैं तो यहाँ देखिए ये रहा 348 पेज नंबर, और ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी के जनक ओसवाल्ड, फार्माकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा। 348 पेज नंबर पर है पैरावेट बुक के अंदर, और किसी के अंदर भी ये आपको नहीं मिलेगा। और जो 2018 में पूछा गया था प्रियोन वाला क्वेश्चन, वो किसी ने भी नहीं पढ़ाया था, उसके खूब सबूत हैं, किसी की पुरानी बुक के अंदर नहीं है। वो फिर से जो है नया संस्करण आते ही ऐड करने से काम, बच्चों को, नए बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता, उनको बस यही पता होता हाँ बेटा इसके अंदर है तो इसका मतलब ये था। अरे हमारे पास हर कोचिंग के, हर के सभी की पुरानी बुक्स भी मौजूद हैं, सबके संस्करण मौजूद हैं, सभी की बता सकते हैं 1 मिनट में, लेकिन कहना नहीं चाहते। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 348 पेज नंबर पर है, रामनाथ चोपड़ा वाला, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। अगला है 78 के बाद 79, 79 वाला क्वेश्चन भी मैं चैलेंज करता हूं। ये OIE, ऑफिस इंटरनेशनल एपिज्यूटिक्स, ऑफिस इंटरनेशनल एपिज्यूटिक्स इज नाउ ऑफन रेफर्ड एज, किसके नाम से जाना जाता है? तो देखिए OIE एक संस्था है पूरे विश्व की, WHO की तरह ही है। जैसे मानव का स्वास्थ्य है WHO देखता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही OIE पशुओं का स्वास्थ्य देखता है। तो ऑफिस इंटरनेशनल एपिज्यूटिक्स जिसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है, और ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन भी बोलते हैं इसको, और ये अपनी बुक के पेज नंबर 10 पर है, पेज नंबर 10 पर मौजूद है, और पॉइंट नंबर है इसका 242, या जो वन लाइनर के अंदर 242 पेज नंबर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए पेज नंबर 10 पर ये वाला रहा, ये रहा, ये पैरावेट वाली बुक है, 10 वाला पेज नंबर है। और यहाँ पर OIE विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी, सॉरी जिनेवा नहीं है, पेरिस है फ्रांस की राजधानी। और इसकी स्थापना 1924 में हुई। यह संगठन विश्व भर में पशु स्वास्थ्य के सुधार के लिए उत्तरदायी है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपको जो पैरावेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये सीधे सीधे उनके खाते में ये जुड़ रहे हैं। और एक क्वेश्चन का मतलब आप जानते हो, एक क्वेश्चन से जिंदगी बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन है, ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, यानी औषधि विज्ञान की वह शाखा, औषध विज्ञान की वह शाखा जो दवा के अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन से संबंधित है, इसके अध्ययन से संबंधित है। तो देखिए फार्माकोलॉजी को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 शाखाएं होती हैं, एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स और एक फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं ADME, यानी कि शरीर दवा के साथ क्या करता है, शरीर उसका अवशोषण करता है, उसको वितरित करता है, उसका उपापचय करता है और उसे शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसे उत्सर्जन कहते हैं, यानी ADME करता है। और दवा शरीर के साथ क्या करती है, इसको हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स में हम उसके विभिन्न प्रकार के प्रभावों को पढ़ते हैं, जैसे एंटीपायरेटिक इफेक्ट है, एनाल्जेसिक इफेक्ट है, एपेटाइजर है, बहुत सारे जो कैटेगरीज है, दवा की श्रेणियां हैं, वो सारी श्रेणियां हम, लैक्सेटिव है, परगेटिव है, ये सारी श्रेणियां हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी ने पढ़ाया है। 80 वाला प्रश्न है, इसमें आंसर जाएगा फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स वाला जो है ये हमारे बुक के अंदर 2817 वाला क्वेश्चन है, 2870वां क्वेश्चन है, और पेज नंबर है इसका 717 पेज नंबर है। और दूसरी जगह ये मौजूद है 1213, और तीसरी जगह हमारे जो फार्माकोलॉजी का जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर मौजूद है 348, ये 348 पेज पर भी मौजूद है, यानी 3 जगह ये क्वेश्चन मौजूद है 80 वाला प्रश्न।
अगला क्वेश्चन है 81। 81 वाला क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर डायरेक्ट मौजूद है। ये भी फिर चैलेंज करते हैं हम, डायरेक्ट मौजूद क्वेश्चन नहीं है ये किसी के पास, हालांकि पढ़ाया हुआ सभी ने होगा, लेकिन हमारे 81 वाला क्वेश्चन है ये डायरेक्ट मौजूद है। निम्नलिखित में से किस एजेंट का उपयोग विशेष रूप से आधान प्रयोजनों के लिए एकत्र किए गए रक्त के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है? इंग्लिश में क्या बोलूं कि जब हम रक्त को स्थानांतरित करते हैं, किसी दूसरे के शरीर में ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो कौन सा एंटीकोगुलेंट चाहिए होता है? तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज्ड टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड स्पेसिफिकली कलेक्टेड फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पज। ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो रक्त को एकत्रित किया जाता है, निकाला जाता है, ब्लड कलेक्शन किया जाता है, तो उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है? तो 81 के अंदर क्वेश्चन में आंसर जाएगा सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट, और ये मौजूद है डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर पैरावेट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1094 जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है 1094 वाला, 81वां प्रश्न। अगला हम प्रश्न देखें 82। तो देखिए, दवा जो मौखिक रूप से दी जाती है प्राथमिक कारण को हटाकर रूमिनो रेटिकुलर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाकर रूमिनल स्टेसिस से राहत प्रदान करती है। कहने का मतलब ये रूमिनोरोटिक की कोई एग्जांपल पूछना चाहता है। रूमिनो रेटिकुलर मोटिलिटी को कौन बढ़ाती है? रूमिनोरोटिक्स। अब यहाँ पर जो दिए हुए ऑप्शंस हैं, देखिए ये भी कंफ्यूजिंग में जाएगा, ये भी वो मानेगा जो ही मानेगा बोर्ड। यहाँ पर लिक्विड पैराफिन वैसे आंसर जा रहा है, और ये अपनी लिक्विड पैराफिन, और ये जो अपनी बुक के 994 पेज पर, 994 सॉरी, क्वेश्चन नंबर है ये, 994 क्वेश्चन नंबर है, इस पर ये मौजूद है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो अदर ऑप्शंस हैं इसमें वेजिटेबल ऑयल है, केओलिन है और कैम्फर है। ये रूमेनोरोटिक का उदाहरण पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, लिक्विड पैराफिन कोई जलन पैदा नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ एपीरेंट का काम करते हैं, एज ए लेजिटिव का काम करती है। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर जो है बोर्ड के हाथ में, क्या माने, क्योंकि जो चीज जब तक जलन पैदा नहीं होगी, चिकनाई के साथ साथ जलन पैदा नहीं होगी, तब तक रूमन हिलेगा नहीं, और लिक्विड पैराफिन रूमन को हिलाने में असक्षम है। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसका जो फाइनल जो डिसीजन देगा वो बोर्ड ही देगा। देखिए, हम अभी से कई क्वेश्चंस को मान लेते हैं, कई कोचिंग वाले आंसर की भी निकाल देते हैं, लेकिन हकीकत बात, जो सत्य बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जहाँ पर उनकी ही चलती है, और वो जो आंसर देते हैं वही फाइनल माना जाता है। हम क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, इसमें काफी डिफरेंस हो सकता है कुछ एक क्वेश्चंस में, ज्यादा में नहीं, कुछ एक में। तो वो हम इसको हम इस प्रकार से मान करके चलते हैं कि जो होगा, जो देखा जाएगा क्या आंसर रहता है। अब 83 वाला प्रश्न है, 83 वाला प्रश्न है, ये भी ये समझ लो कि न के बराबर पढ़ाया है, किसी ने लास्ट में अगर पढ़ाया हो तो पता नहीं, बाकी ये समझ लीजिए ये यूनिक क्वेश्चन है पैरावेट का। चिकित्सा के जनक, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेट्स। कौन है? हिप्पोक्रेट्स। और हमने तो फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन भी पढ़ाया है, फादर ऑफ वेटनरी साइंस भी पढ़ाया है, काफी सारे फादर्स पढ़ाए हैं। देखिए, इस बार दो पिताजी आ गए। ये दोनों पिताजी आप सभी पैरावेट के बंधुओं के लिए बड़े फायदेमंद रहेंगे, काफी आपको इनका आशीर्वाद मिलेगा दोनों पिताजी का। और सिलेक्शन में तो एक एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे क्वेश्चन सिंपल हो और चाहे क्वेश्चन टफ हो, अंक सभी के समान होते हैं। इसलिए किसी बेवकूफ का अगर सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता है तो, और कठिन गलत हो जाता है तो बात बराबर ही है। तो देखिए, चिकित्सा के जनक यानी फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को। और ये अपनी बुक के 286 वाले पेज पर मौजूद है। हिप्पोक्रेट्स जब से मेडिसिन चालू होती है, सबसे पहले हम किसी भी सब्जेक्ट को चालू करते हैं तो उसके पिताजी के साथ, फादर के साथ करते हैं। और फादर नहीं पढ़ा, इस बार नहीं पढ़ा, कईयों ने नहीं पढ़ा, वो गए, दो फादर के चक्कर में दो क्वेश्चन गए। 84 वाला जो क्वेश्चन है,
इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये सभी ने पढ़ा है लगभग। which when the epidemic reaches an unusually large size in the country or spreads over many countries or even continents, यानी यहाँ तक कि महाद्वीपों, देशों और बड़े क्षेत्रों में कोई बीमारी फैलती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पशुओं के अंदर या पक्षियों के अंदर तो उसे पेंजूटिक कहा जाता है, और मानव के अंदर उसे पेंडेमिक कहा जाता है। पेन का मतलब होता है विशाल, और कई बार आपको बताया था मैंने, पहले पूरी पृथ्वी का एक विशाल भूखंड था, उसको पेंजिया कहा गया। उसमें दो भाग थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये सारी ज्योग्राफी के अंदर आप पेन शब्द इस्तेमाल करते हो, पेन। तो पेन का मतलब होता है संपूर्ण। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है 84 के अंदर, आंसर जाएगा बी। और ये पेंजूटिक या पेंडेमिक, पेंजूटिक या पेंडेमिक। और देखिए, हाँ, ये मौजूद है आपके 228 पेज नंबर पर, और क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है 228 और पेज नंबर है 548। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक स्थिति बधिया नर मवेशियों के अंदर अधिक देखी जाती है? तो देखिए यहाँ पर 85 वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर कोचिंग वाले जो आंसर दे रहे हैं, ये आंसर दे रहे हैं यूरोलिथियासिस। लेकिन देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो कैस्ट्रेशन हो जाता है जब, तो हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, कौन से की? टेस्टोस्टेरोन की। तो कैस्ट्रेटेड जो कैटल होते हैं, बड़े जो बुल्स होते हैं, उनके अंदर तो सींग का कैंसर होता है, और जो छोटे बछड़े होते हैं उनमें यूरोलिथियासिस वाली प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन को हम गौर करें, यहाँ पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन इज सीन मोर इन कस्ट्रेटेड मेल कैटल। यहाँ पर वयस्क की बात चल रही है, तो वयस्क की बात चल रही है, तो इसमें सींग का कैंसर आंसर जाएगा। क्या? सींग का कैंसर। ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, नोट्स के अंदर दिया हुआ है एक दो बार, हमने 2 बैचेज में ये पढ़ाया हुआ है। बाकी देखिए ज्यादातर जो बीमारी मोस्ट प्रोन, जैसे हमने एक बार लिखवाया है कि भाई कोलिक सबसे ज्यादा किस में होता है, ये पूरी लिस्ट बनाई जाती है, चार्ट बनाया जाता है कि कोलिक होता है घोड़े में, मैस्टाइटिस सबसे ज्यादा किस में होती है, ये थिलेरियोसिस सबसे ज्यादा किस में होता है, एक्जोटिक कैटल में होता है, ठीक है, तो अधिक दूध देने वाली गायों में मैस्टाइटिस होता है। इस प्रकार की एक लिस्ट बनाते हैं हम, मेडिसिन पढ़ाते हैं तो उसमें ये हम लिखवाते हैं। तो सींग का कैंसर जो है वयस्क के अंदर, और यूरोलिथियासिस की बात करें तो ये छोटे बछड़ों के अंदर यूरोलिथियासिस वाली प्रॉब्लम आती है। ये नोट्स के अंदर मौजूद है भाई, अपने पैरावेट के नोट्स के अंदर। अगला है 86 वाला क्वेश्चन, ये हीट स्ट्रोक इन एनिमल लीड्स टू, यानी हीट स्ट्रोक में क्या होता है? हीट स्ट्रोक में क्या होता है? इस समय जो जून का महीना चल रहा है, इसमें गर्मी होती है, तो गर्मी में क्या होता है? पशुओं के हाइपरथर्मिया हो जाता है। तो ये जो है पैरावेट की जो बुक है, उसके पेज नंबर 12 पर पॉइंट नंबर 300 वाला पॉइंट है, 300 वाला पॉइंट है, और इसमें है आंसर हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब ज्यादा टेम्परेचर हो जाना, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन है 87 वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, ये तो सभी ने बताया है। अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये सारी हमने पशुओं की बुरी आदत में भी पढ़ा है, कई जगह ये क्वेश्चंस के रूप में भी मौजूद है। ऑस्टियोफेजिया हड्डी खाना, जियोफेजिया मिट्टी खाना, कोप्रोफेजिया गोबर खाना, लिग्नोफेजिया लकड़ी खाना, ये सारी चीजें, पिलोफेजिया बाल खाना, ये सारी चीजें बताई हुई है, सब कोचिंग वालों ने ये पढ़ाया है भाई। ईटिंग ऑफ आउन और अदर एनिमल फिशेज क्या कहलाता है? ये कोप्रोफेजिया, यानी सैमल भोजता, कोप्रोफेजिया। और ये कोप्रोफेजिया की जो आदत है सामान्यतया जनरली प्राकृतिक रूप से खरगोश के अंदर पाई जाती है। अगर अन्य पशु अगर कर रहा है कोप्रोफेगी, तो समझ लीजिए उसके अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, खनिजों की कमी है, खनिज तत्वों की कमी है, कोई विटामिन की कमी है, अथवा उसके शरीर पर बहुत सारे बाह्य परजीवी हैं, इसलिए वो कर सकता है कोप्रोफेगी। अगला है 88 वाला प्रश्न, तो ये कोप्रोफेजिया वाला प्रश्न कहाँ मौजूद है अपनी बुक में? ये देखिए ये मौजूद है पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पर 550 वाला पॉइंट है ये, और ये क्वेश्चन के रूप में मौजूद है। 952 वाला क्वेश्चन है पैरावेट की बुक का, वहां पर ये मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कौन सा? 88 वाला है, निम्नलिखित में से किस जानवर के मूत्र का अम्लीय पीएच
सामान्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए एसिडिक पीएच किसके मूत्र की होती है, ये कई बार बताते हैं। ये यूरिनरी एसिडिफायर पढ़ाया हमने, ब्लड एसिडिफायर पढ़ाया, ब्लड एल्कलाइजर पढ़ाया, यूरिनरी एल्कलाइजर पढ़ाया, सभी के अंदर इसको बताया। और यहाँ तक कि हमने जब आपको एसिड इंडाइजेशन पढ़ाया, एल्कलाइन इंडाइजेशन पढ़ाया, उसके अंदर भी ये बात बताई। अब मैं वापस दोहराता हूँ इसको। देखिए मांसाहारी जो जंतु होते हैं या सर्वाहारी जंतु होते हैं वो मांस खाते हैं, प्रोटीन ज्यादा खाते हैं। मांस में प्रोटीन होता है, प्रोटीन ज्यादा खाते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है, प्रोटीन की जो संरचनात्मक इकाई होती है अमीनो अम्ल होती है। और जब प्रोटीन ज्यादा खाता है तो वो जो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, वो एसिड्स मूत्र के साथ निकलते हैं। यानी उसके शरीर के यहाँ तक कि मूत्र ही नहीं, लार की पीएच भी एसिडिक हो जाती है। शरीर के सभी द्रव्यों की पीएच अम्लीय हो जाती है। कब? जब मांसाहारी जानवर होता है या मांस खाता है तब। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखें हम, गाय देखें, घोड़ा देखें, कुत्ता देखें, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन इस चीज खाता है तो वो कुत्ता खाता है। तो उसका पीएच कैसा होगा? मूत्र का पीएच होगा इसका अम्लीय। तो ये अपनी पैरावेट की जो बुक है इसके 371 पेज पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिए गए पशुओं में से सबसे ज्यादा जो अम्लीय मूत्र होगा या सबसे कम पीएच जो होगी किसके मूत्र की होगी? कुत्ते के मूत्र की पीएच होगी। अगला प्रश्न हम 89 वाला करते हैं। 89 वाला प्रश्न है, निवासी वाला प्रश्न है, मवेशियों और भैंसों। इन कैटल एंड बफेलो आफ्टर प्राइमरी वैक्सीनेशन ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज रीवैक्सीनेशन इज डन। यानी मवेशियों में, गाय भैंसों में जो खुरपका मुंहपका जो रोग होता है उसकी रीवैक्सीनेशन कब की जाती है? तो देखिए ये अपनी बुक के 317 पेज पर मौजूद है और ये हर 6 महीने में, 6 महीने में ये आंसर जाएगा इसका। हाँ भाई, अब है 90 तो ये वाला प्रश्न भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, एफएमडी वाला भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है। रेबीज वायरस आमतौर पर किसके माध्यम से संचारित हो सकता है? रेबीज वायरस कैन यूजुअली ट्रांसमिट थ्रू सलाइवा। क्योंकि रेबीज का वायरस ब्लड में तो होता ही नहीं है। हमने रेबीज को बड़ा डिटेल में पढ़ा है, बहुत सारी चीजें लिखी है इसके अंदर। तो इसमें रेबीज में जो लार होती है, संक्रमित पशु की लार होती है, उसके अंदर ही ये वायरस ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, चाहे उस पशु की रेबीज हो या नहीं हो। कुत्तों के अंदर, लोमड़ियों के अंदर जो वेम्पायर बैट्स होते हैं, चमगादड़ वगैरह, ये जो जानवर होते हैं, नेवला है, बिल्ली है, इनके लार में सामान्य रूप से भी वायरस पाया जा सकता है। तो ये 90 वाला क्वेश्चन है, वो अपनी बुक में 1413 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन के रूप में ये मौजूद है। और अगर पेज नंबर देखें तो 320 पेज नंबर पर भी है और 321, यानी कुल मिलाकर के 3 जगह ये बात लिखी हुई है कि कुत्ते की या जानवर की लार से ही रेबीज होता है। और इसमें उत्तर जाएगा बी, यानी संक्रामक लार। अब हम बात करते हैं 91 वाला प्रश्न बात करते हैं। देखिए, द प्रोजेनी ऑफ टू, यानी दो किसकी प्रोजेनी, किसकी संतति, प्रोजेनी का मतलब होता है संतति, डू नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी, यानी जननक्षम संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, व्हेन दे आर फर्दर मेटेड टुगेदर, जब उनको वापस से हम रीमेट करते हैं, यानी उनकी संतान। अब मैं वापस पूरा समझाता हूँ। ये मैंने मेयर की जाति की परिभाषा में हर बैच में लिखवाता हूँ कि मेयर के अनुसार जीवों का वह समूह जो परस्पर प्रजनन कर, परस्पर ब्रीडिंग कर, परस्पर मेटिंग करके जननक्षम संतान उत्पन्न करती है या करता है, यानी जो फर्टाइल जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोजेनी उत्पन्न करता है, यानी उनके बच्चे भी जननक्षम होने चाहिए, तब तो उन्हें कहते हैं जाति। और अगर मान लीजिए अलग अलग जाति हैं, अलग अलग प्रजाति हैं, तो उनकी जो संतान पैदा होती है वो कभी भी जननक्षम नहीं होती। जैसे गधे से और घोड़ी से क्या मिलता है? खच्चर। और देखिए ये जो होते हैं ये जननक्षम नहीं होते। हिन्नी हुआ, खच्चर हुआ, टाइगर, टाइगोन है, लाइगर है, कामा है, ये सब जो इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन यानी अंतर प्रजातीय संकरण से जो उत्पन्न संतति होती है वो बंद होती है। तो यहाँ पर प्रश्न में उत्तर आएगा प्रजाति, उत्तर जाएगा इसमें प्रजाति यानी स्पीसीज। और ये अपनी पैरावेट बुक के अंदर क्लियर लिखा हुआ है 225 पेज नंबर पर, आप देख लेना। अब है 92 वाला प्रश्न है, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया किससे होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एचएस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। पास्चुरेला मल्टोसिडा, बाइपोलर बैक्टीरिया, टाइप फर्स्ट पास्चुला
बोविसेप्टिका कह दो इसको, ये बैक्टीरिया होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 92 वाला क्वेश्चन है, ये कहाँ पर है? एक तो 294 पेज नंबर पर है और एक 1311 वाला क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन जो है दिल्ली लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की एग्जाम में पूछा गया था कि भाई पास्चुरेला माल्टोसिडा क्या होता है। तो वहां पर जो अपनी बुक के अंदर दिल्ली लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की एग्जाम हुई थी उसका पेपर दिया हुआ है 76 पेज नंबर पर, और 76 नंबर का क्वेश्चन है और 765 वाला पेज नंबर है, यहाँ पर ये मौजूद है। अब हम बात करें 93 प्रश्न नंबर की। तो इसमें सिंपल सा है, एंडुलेंट और मेडिटेरियन फीवर अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, किसमें मेडिटेरियन या एंडुलेंट फीवर महसूस होता है या दिखाई देता है। देखिए जो ब्रुसेलोसिस होता है, ब्रुसेलोसिस को हमने यहाँ पर बुक के अंदर भी काफी सारे नाम दिए हुए हैं, सारी बीमारियों के कई सारे नाम देते हैं और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कुछ भी पूछ सकता है। ये ब्रुसेलोसिस हमने पढ़ा, इसमें देखिए बैंक्स डिजीज है, इसको मेडिटेरियन फीवर या भूमध्य सागरीय ज्वर भी कहते हैं, संक्रामक गर्भपात भी कहते हैं, जिब्राल्टर फीवर भी कहते हैं, रॉक फीवर भी कहते हैं, माल्टा फीवर भी कहते हैं, अंडुलेंट फीवर भी कहते हैं, लहरदार बुखार भी कहते हैं। अंडुलेंट फीवर मनुष्य में कहते हैं, तो यहाँ पर यही बात पूछ रहा है। सिंपल बात है, अगर आपने पढ़ा है तो आप कर दोगे इसको। तो ये 295 वाला पेज है, 295, उस पे ये ब्रुसेलोसिस है। 93 के अंदर आएगा ब्रुसेलोसिस। अब आता है क्वेश्चन 94। 94 सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किसी की जो पूर्वजों का इतिहास, ए लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्टर्स इन पास्ट फ्यू जनरेशंस ऑफ इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज, यानी व्यक्ति की या किसी जीव की पिछली कुछ पीढ़ियों में पूर्वजों की सूची जो जागे रखते हैं, जागा रिकॉर्ड रखते हैं पूरा डिटेल, ये इसका बेटा, इसका पुत्र, ये पुत्र, तो इसको क्या कहते हैं हम? पेडिग्री कहते हैं, यानी वंशावली कहते हैं। तो उत्तर आएगा वंशावली। और इसकी सिंपल सी परिभाषा ये पेज नंबर 192 पर मौजूद है। पेज नंबर 192 पर मैं आपको दिखाई देता हूं, देखिए कहाँ है ये पूरी चीज। 192 पेज नंबर 192 पर ये देखिए, ये रहा। ये हमारी जब जेनेटिक्स शुरू होती है तो ये वन लाइनर्स हैं डेफिनेशंस के रूप में, यहाँ पर लिखा हुआ है पेडिग्री, किसी जीव के पूर्वजों का आनुवंशिक इतिहास, इसे वंशावली चार्ट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो इतिहास होता है इसे पेडिग्री कहते हैं। और ये एक जगह और आता है, ये पेडिग्री सिलेक्शन में जो किसी जीव का सिलेक्शन किया जाता है, चयन उसके परिवार के आधार पर या उसके पूर्वजों के आधार पर किया जाता है, तो उसे पारिवारिक चयन या पेडिग्री सिलेक्शन भी कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया 94 वाला। अब आता है 95 वाला क्वेश्चन है। इसमें है, एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विच टर्म इज यूज्ड फॉर मेटिंग अकर अमोंग अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड। देखिए आपस में संबंधित प्राणियों के बीच में जो मीटिंग होती है, ब्रीडिंग होती है, उसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। असंबंधित वालों को कहते हैं हम आउटब्रीडिंग। तो यहाँ पर प्राणी जब असंबंधित हैं तो ये आउटब्रीडिंग होगी। आउटब्रीडिंग का पहला जो प्रकार है, जो एक ही नस्ल के अंदर जो दो इंडिविजुअल सेलेक्ट किए जाते हैं जिनमें 4 से 6 पीढ़ियों का अंतर हो, यानी कि अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में मीटिंग हो रही है, यानी इसे आउट क्रॉसिंग कहेंगे। तो इसमें 95 में है आउट क्रॉसिंग। और ये क्वेश्चन नंबर के रूप में मौजूद है 857 पर, और पेज नंबर है ये 590। और अपनी बुक में एक जगह और मौजूद है, अभी मैं ढूंढ लेता हूँ एक सेकंड में। ये मौजूद है अपनी बुक के अंदर। देखिए यहाँ पर जब हम ब्रीडिंग पढ़ते हैं इसके अंदर, तो ये वाला, ये ब्रीडिंग पढ़ते हैं हम, ये रही ब्रीडिंग के अंदर, ये 223 पेज नंबर पर और मौजूद है पैरावेट की बुक के अंदर। देखिए यहाँ पर एनिमल ब्रीडिंग है, इसमें हमने एनिमल ब्रीडिंग को 2 भागों में बांट दिया, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। फिर इन ब्रीडिंग को 2 भागों में बांटा, क्लोज और लाइन। और फिर आउट ब्रीडिंग को 2 भागों में बांटा, आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। वैसे ये सभी ने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अगला है 96 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पशु की नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है? तो देखिए हम इंडिया की नस्लों के आधार पर हम नस्लों का वर्गीकरण करते हैं, गिर, साहिवाल, रेड सिंधी और थारपारकर, ये 4 नस्लें तो दुधारू होती है। तो चारों में से जो कांकरेज, इसमें जो ऑप्शन है, इसमें कांकरेज जो अलग दिया हुआ है, ये ही उत्तर होगा इसमें, कांकरेज।
क्योंकि हम जानते हैं कांकरेज जो होती है द्विकाजी होती है, इसके जो नर मादा होती है वो ज्यादा दुधारू नहीं होती है, और ये अपनी बुक के अंदर 239 पेज पर ये मौजूद है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कांकरेज मिल गई तो कांकरेज सभी की मिली है। हाँ भाई, ये 97 वाला प्रश्न है, ये जरूर पैरावेट ने ही पढ़ाया है, आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ही कम लोग इसको पढ़ाते हैं। भारत में विश्व की कितना परसेंट भैंस पाई जाती है, तो देखिए भारत में विश्व की एग्जैक्टली तो 57% होती है, लेकिन अगर हम ऑप्शन के हिसाब से करें इसको, तो देखिए शाब्दिक रूप से ऐसे लिखते हैं कि भारत में विश्व की आधी से ज्यादा भैंसें पाई जाती है, जो भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का आधा से ज्यादा जो भाग कंट्रीब्यूट करती हैं। तो यहाँ पर इसमें जो पेज नंबर है 52 पर दिया हुआ है, और पॉइंट नंबर है 1443, और क्वेश्चन के रूप में भी दिया हुआ है, ये 434 क्वेश्चन है, 434 नंबर का पैरावेट बुक का क्वेश्चन है, वहां पर ये दिया हुआ है। यहाँ पर उत्तर जाएगा भाई 50%, क्योंकि सबसे नजदीक है इसमें 50, 97, 50, 97 के अंदर। और फिर देखिए ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर, वैसे ये 97 वाला है, इसमें 50 जाएगा। अगला है 98 वाला जो क्वेश्चन है, एनडीडीबी की फुल फॉर्म पूछिए, सभी ने पढ़ा है ये भाई, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और ये अपने कहां पर मौजूद है किताब के अंदर, पेज नंबर 522 पर ये मौजूद है। अगला है भाई, अगला क्वेश्चन है 99, तो 99 वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये भी सभी पढ़ाते हैं, CSWRI यानी सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अविका नगर में है, मालपुरा टोंक जिसको बोल सकते हैं, CSWRI, और ये मालपुरा टोंक या अविका नगर में है, और ये भी अपनी बुक के अंदर मौजूद है। कितने पेज नंबर पर, देखिए ये एक तो 303 पेज पर है, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पर 303 नंबर का पॉइंट है, ये तो पॉइंट है। दूसरी जगह ये मौजूद है 2924 वाला क्वेश्चन है नंबर, ये पैरावेट बुक के अंदर है। और एक जगह और है, ये पेज नंबर 531, यानी जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपने गौर की होगी, 2-3 जगह कम से कम आपको इस किताब में मिलेगी, और इसीलिए ये किताब आसान हो जाती है कि कई चीजें 2-2 जगह मिल जाती हैं, आपको आराम से दूसरे रूप में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन है, भेड़ में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या पूछी है, यानी डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स इन सीप या रेम के अंदर कितनी होती है, 54, 54 गुणसूत्र होते हैं। देखिए भाई ये कहाँ मिलेगा आपको पैरावेट बुक में, ये 1483 वाला क्वेश्चन मिलेगा, पेज नंबर है इसका 88, ठीक है भाई, 88 पेज नंबर पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 101, ये भी सिंपल है भाई, भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या भी। 101 वाला जो प्रश्न है, प्रोक्यूरियोटिक कोशिका में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई सभी पढ़ते हैं कि 17 राइबोसोम पाया जाता है, ये सभी पढ़ते हैं बात, प्रोक्यूरियोटिक में, यूकैरियोटिक में 80 राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाते हो आप। केंद्रक देखिए, केंद्रक प्रोक्यूरियोटिक में अविकसित होता है या अल्पविकसित होता है, जिसको केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो हम प्रोक्यूरियोटिक के अंदर केंद्रक को तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि केंद्रक नहीं होता, वो केंद्रकाभ होता है, केंद्रक की जैसी आभा देने वाला केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड। साइटोपंजर आप नहीं जानते, छोड़ो, राइबोसोम तो पाया जाता है, ईआर तो अनुपस्थिति होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उत्तर जाएगा 101 में सी, यानी राइबोसोम। और अपनी बुक के अंदर यानी पैरावेट की किताब के अंदर ये कहाँ मौजूद है, पेज नंबर 20 पर ये मौजूद है, पेज नंबर 20 पर। 102 वाला क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत अच्छी तरीके से बुक के अंदर दिया हुआ है पैरावेट में। मवेशी यानी केटल में, भैंस में, भेड़ में और बकरी की वयस्क मादा में आमतौर पर अंडाशय किस आकृति के होते हैं, तो देखिए ये होते हैं बादाम के आकार के, ठीक है भाई, सी उत्तर जाएगा बादाम के आकार के। हाँ भाई कच्चा बादाम वो वाला ही। और देखिए ये जो 398 पेज है वहां पर आपको मिल जाएगा। और मैं आपको क्लियर कट बता दूं, पिछली बार भी ये अंडाशय की आकृति पूछी थी और बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। 398 पेज नंबर मैंने निकाला, ये 398 ये निकल गया।
ये रहा भाई। और यहाँ से गायनेकोलॉजी जब शुरू हो रही है, गायनेकोलॉजी शुरू हो रही है, तो यहाँ पर देखिए ये गाय, भेड़ और बकरी की जो अंडाशय या ओवरी होती है वो बादाम के आकार की एलमंड शेप होती है। ये एलएसए एग्जाम 2016 में भी पूछा गया था और ये 22 में भी पूछा गया है। और ये जो ज्यादातर पशु हैं इनकी दिखा रखी है, तो प्रश्न भी यही है, ज्यादातर पशुओं की ओवरी कैसी होती है, बादाम के आकार की। तो ये 398 पेज पर पैरावेट बुक के अंदर ये मौजूद है। अगला मैं प्रश्न आपको करवाता हूं 103। 103 जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, द पीरियड when endocrine and gametogenic functions of gonads have first developed to the point where reproduction possible, यानी वह अवधि है जब जनन ग्रंथियों की अंतःस्रावी और युग्मकीय कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए जहां प्रजनन संभव है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई भी कर सकता है अगर इसके ऑप्शंस को देखे। देखिए पहला ऑप्शन है बांझपन, बिल्कुल नहीं हो सकता। रजो निवृत्ति, बिल्कुल, ये तो आरंभ की बात करें, रजो निवृत्ति का मतलब रज चक्र बंद हो जाना, जो कि मानव मादा में या प्राइमेट्स में ही पाया जाता है। तो मेनोपॉज भी नहीं हो सकता, सुपर ओव्यूलेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है एफएसएच हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं तब ओवा बहुत संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस होते हैं, निकलते हैं, उसको सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं, जो कि ईटी में काम आता है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बच गया एक, यौवनारंभ या प्यूबर्टी। तो उत्तर हो जाएगा प्यूबर्टी, PUBERT भाई, यानी यौवनारंभ, यौवनारंभ। तो ये सभी बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ये है पेज नंबर 103 पर, पैरावेट बुक के अंदर पेज नंबर 103 पर आपको मिल जाएगा। 104 पर जो हम बात करें, 104 पर, निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध्य चक्र का सबसे छोटा मध्य, देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा है अगले ने, एस्ट्रस साइकिल का सबसे छोटा हीट या हीट टाइम, या जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रस टाइम या हीट का समय किस में देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ कंफ्यूज होकर के, बिल्कुल कई बच्चों ने यहाँ पर भेड़ की मादा कर दिया है, क्योंकि आपको पता है भेड़ की मादा का जो एस्ट्रस साइकिल होता है वो 17 दिन का होता है, या 16, 16.5, 17 दिन का होता है। यहाँ पर इस हिसाब से गलत किया होगा बच्चों ने, अगर किया होगा तो मेरा अनुमान है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हीट टाइम पूछा है, तो हीट टाइम दिए गए पशुओं में से गाय का हीट टाइम सबसे कम होता है। तो 104 में जाएगा उत्तर गाय। और ये पैरावेट की बुक में 412 पेज नंबर पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, चार्ट के अंदर सभी की तुलना है वहां पर। अगला है 105 वाला क्वेश्चन। 105 वाला क्वेश्चन में बिल्कुल सभी ने पढ़ा है, भैंस की जो सामान्य गर्भावधि कितनी होती है, 310 दिन। तो भैंस 10 महीने 10 दिन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये 416 पेज नंबर पर पैरावेट बुक में मौजूद है। और ये सभी का सही होगा मेरे हिसाब से। अगर किसी का भैंस का, किसी को गर्भकाल नहीं पता, तो वो वेटनरी में आने से उसका कोई फायदा नहीं है भाई। अगला है 106 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें पूछा है गर्भवती मवेशियों में या मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति, ये पूछिए प्रेजेंटेशन। तो देखिए अपनी बुक के अंदर भी पूरा प्रेजेंटेशन का वो दिया हुआ है, ये चित्र भी दिया हुआ है, चार्ट भी दिया हुआ है। तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन कैसी होती है, यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन ये मौजूद है आपके, ये 421 पेज नंबर पर, 421 पेज नंबर पर ये क्वेश्चन मौजूद है। एंटीरियर प्रेजेंटेशन जो होती है, इसी का दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, यानी अनुदैर्ध्य। तो इसमें अनुदैर्ध्य जाएगा, अनुदैर्ध्य, इसी को एंटीरियर बोलते हैं। इस प्रस्तुति में फीटस का लंब अक्ष मां के लंब अक्ष के समानांतर होता है, परंतु फीटस का मुंह और अगले पैर जन्मनाल की तरफ स्थित होते हैं। यह सामान्य प्रस्तुति होती है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है। बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है 421 पेज नंबर पर। तो देखिए इसी को क्या बोलते हैं, इसी को लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। तो उत्तर जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल, यानी अनुदैर्ध्य, इसी का नाम है नॉर्मल प्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं एंटीरियर प्रेजेंटेशन। अगला है 107 वाला क्वेश्चन, 107, और इसमें सिंपल सा प्रश्न है, दूध के स्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, गलत होने के कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ऑक्सीटोसिन ही जो होता है हार्मोन, ऑक्सीटोसिन यही मिल्क लेट डाउन कराता है। ये क्वेश्चन अपने 159 और तो पेज नंबर पर है, और क्वेश्चन के रूप में है ये 2552 वाला, 2552 वाला जो क्वेश्चन है पैरावेट बुक का, उसके अंदर ये मौजूद है। अगला क्वेश्चन है 108। तो देखिए कृत्रिम गर्भाधान करते समय
वीर्य के स्ट्रा को किस तापमान पर थ्रोइंग करते हैं? तो देखिए, व्हेन डूइंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीमन स्ट्रा शुड बी थ्रो एट टेम्परेचर कितनी देर तक? आधी मिनट से लेकर के, यानी 30 सेकंड से लेकर के और 1 मिनट तक। अगले ने समय तो खुद नहीं दे दिया, आपको तो टेम्परेचर ही तो बताना है। तो भाई जब हम स्ट्रा को उसमें से कैनिस्टर में से निकाल करके या क्रायोकेन से निकाल करके जब हम पानी में डालते हैं तो उस पानी का टेम्परेचर पूछा, सिंपल सी बात है, वो पानी बॉडी टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए, यानी उसका तापमान ऑप्शन के हिसाब से 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये चीज दी हुई है आपके पैरावेट बुक के 434 पेज नंबर पर, बिल्कुल वहां पर 30 सेकंड लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो 108 में हो गया 35 से 37, और पेज नंबर मैंने आपको बता दिया 434 पेज नंबर पर। और 109 वाला जो क्वेश्चन है, विच एआई या टेक्निक इज यूज्ड इन बफेलो? बफेलो के अंदर, भैंस के अंदर कौन सी एआई टेक्निक काम में ली जाती है? तो ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 766 पर लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं रेक्टोवेजाइनल टेक्निक। तो ये 766 पेज नंबर पर लिखा हुआ है, और क्वेश्चन के रूप में भी है भाई। क्वेश्चन आप 90 वाला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी जो पैरावेट की बुक है उसमें पीछे की साइड में लगभग कितने क्वेश्चन है? 3000 के आसपास क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 3500 के आसपास है। अगर हम पेपर्स को जोड़ दें तो वो पीछे वाले जो क्वेश्चन है वहां पर ये मौजूद है। 90 वाला क्वेश्चन है, सिंपल है। रेक्टो वेजाइनल का मतलब हो गया रेक्टम में हाथ देते हैं, लेफ्ट हैंड, और जो वेजाइना के अंदर हम ये गन इस तरह से पास करते हैं, और इस तरह से जब हम एआई करते हैं तो इस मेथड को रेक्टो वेजाइनल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 110 में LN2 का तापमान पूछा है, जो सभी जानते हैं, किसी ने भी गलत नहीं किया होगा। -196 डिग्री होता है सेंटीग्रेड में। और ये दो जगह है पैरावेट में, एक तो पेज नंबर 13 पर भी है, ये वन लाइनर्स के अंदर पॉइंट का नंबर है 324, और ये इसके अलावा वन लाइनर के अलावा ये गायनेकोलॉजी के अंदर भी ये क्वेश्चन मौजूद है। अगला प्रश्न है 111 वाला जो प्रश्न है ये बिल्कुल सिंपल है, ये सभी ने पढ़ाया है। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल 6 होते हैं, देखिए, पानी है इथर एक्सट्रैक्ट है, क्रूड प्रोटीन है, ये सब जो 6 होते हैं, खनिज है, यानी जिसको एस बोलते हैं हम, या फिर नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट है, क्रूड फाइबर से, ये सभी 6 के 6 सभी ने पढ़ाए हैं। ये क्या है, कहाँ मौजूद है? ये तो एक तो 470 वाले पेज पे मौजूद है। ये जो न्यूट्रिशन चालू होती है, न्यूट्रिशन में हम पहले खाद्य पोषक पढ़ते हैं और फिर प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल जो पढ़ते हैं, हेनबर्ग और स्टोमान ने विंडे प्रयोगशाला में काम करते हुए दिए थे, वो वाले है ये। अगला है 112 क्वेश्चन। 112 वाला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल जो शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर संश्लेषित नहीं होते, उनको क्या कहा जाता है? उनको आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है भाई। यानी जो शरीर में नहीं बनते, यानी बाहर से आवश्यक होते हैं। अगर शरीर में नहीं बनेंगे तो बाहर से आवश्यक होंगे, बाहर से आवश्यक होंगे तो उसको असेंशियल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये है आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल और एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ये 447 पेज नंबर पर मौजूद है। अगला है 113 वाला क्वेश्चन, स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है। ये बात तो मैंने पहले भी बता दी, बताते रहते हैं बार बार। तो देखिए, प्रोटीन के उपापचय का अंतिम उत्पाद पक्षियों में यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल कम जहरीला होता है, कम विषैला होता है, लेस टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको निकालने के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है। तो ये जो 113 वाला क्वेश्चन है, इसमें जाएगा सी उत्तर, यानी यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। और जो आपको पता है यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए मोलिब्डेनम आवश्यक होता है पक्षियों के लिए, और ये दो जगह मौजूद है। पेज नंबर 153 पर भी मौजूद है ये, और क्वेश्चन नंबर 2117 क्वेश्चन नंबर पर मौजूद है। अब आ जाता है 114 वाला प्रश्न, रक्तस्राव विलंबन या रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? यानी मैं कह रहा हूं कि ब्लीडिंग डिजीज और डिलेड ब्लड कोगुलेशन, यानी रक्त का थक्का देरी से किस विटामिन की कमी से बनता है? तो विटामिन के आएगा इसमें उत्तर। बहुत अच्छी तरह आप जानते हो विटामिन के, जो कि सी ऑप्शन पे है, विटामिन के। और ये अपनी किताब में एक तो 792 वाला क्वेश्चन है उसके रूप में मौजूद है, और 459 पेज नंबर पर मौजूद है न्यूट्रिशन के अंदर।
जब हम विटामिन के को डिटेल में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूखी घास में किससे अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, यानी ताकि किण्वन और दहन को रोका जा सके। तो ये सीधी सीधी बात है, हे की बात पूछी है इसने, यानी हे के अंदर आप या फिर चारे के अंदर ऐसी नमी की कंटेंट बताइए जिससे उसमें आग भी नहीं लगे और वो नमी के कारण खराब भी नहीं हो, यानी बहुत ज्यादा सूखी भी नहीं हो और बहुत ज्यादा गीली भी नहीं हो। गीली इतनी नहीं हो कि उसमें कोई फंगस पनप जाए या फर्मेंटेशन हो जाए, सूखी इतनी नहीं हो कि उसमें आग लग जाए, दोनों ही बातें पूछिए। तो कहने का मतलब हे या चारे के अंदर शुष्क जो नमी की मात्रा पूछी कितनी होनी चाहिए आदर्श रूप से, तो इसमें उत्तर जाएगा 12 से 14%। ये क्वेश्चन है 115 नंबर का क्वेश्चन है, 115। और इस ये जो अपनी बुक के अंदर 35वें पेज पर 959वां पॉइंट है, 35 पेज पर 959 वाला है, देख लेना अगर आपको कंफर्म करना हो। 116वां क्वेश्चन है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ये अपने क्वेश्चन के रूप में मौजूद है, डायरेक्ट 1400 वाला क्वेश्चन है, वहां पर मौजूद है 1400 वाला क्वेश्चन है, वहां पर मौजूद है। और इसमें उत्तर जाएगा 2:1। और ये कई जगह बता भी रखा है कैल्शियम और फास्फोरस का, चाहे खाने में अनुपात पूछ लो, चाहे हड्डी में पूछ लो, चाहे शरीर में पूछ लो, लगभग 2:1 ही होता है। और हम कई बार हमने कैल्शियम आपको डिटेल में पढ़ा है, वहां पर यह भी बताया कि शरीर का 99% कैल्शियम दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 117 और इसके अंदर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो कि पिछली 2018 की भर्ती में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा है, बिल्कुल सभी को आता है, ये साइनोकोबालामिन, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम ये 461 पेज नंबर पर अपनी बुक के अंदर पैराग्राफ में मौजूद है। सिंपल क्वेश्चन है, सभी का सही हुआ, सभी ने पढ़ाया है, बिल्कुल हम किसी को दोष नहीं देते यहाँ पर कि उसने नहीं पढ़ाया इसने नहीं पढ़ाया। हम ये मानते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन जरूर, अब यहाँ पर फायदा उनको मिला है जो डिटेल में पढ़ते हैं या ब्रॉड पढ़ते हैं। मैं उस बुराई को बच्चों के दिमाग में से निकालना चाहता हूँ। एक बुराई घुसी हुई है कि शॉर्ट पढ़ो, सफलता शॉर्टकट से नहीं आती है। फिर बता रहा हूं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन ज्यादा जो है मिलेगा। आपको सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं आती, मेहनत करनी पड़ती है और फुल मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए फिर मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप जो रह गए वो रह जाएंगे, जो हो गए वो हो जाएंगे, जो हो गया वो हो गया, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कमी कहीं भी नहीं है, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में कमा के खाने की कोई कमी नहीं है। कोई बच्चा टेंशन नहीं ले, कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाए, क्वेश्चन कम हुए तो भी टेंशन नहीं ले, और जिसके क्वेश्चन ज्यादा हुए वो भी ज्यादा उछले नहीं, क्योंकि समस्या ये है कि यहाँ पर पेपर की भी कुछ बातें आ रही है। अगर मान लीजिए कुछ बच्चों के पास मान लीजिए कुछ पेपर्स के डायरेक्ट आंसर्स भी मान लो पहुंच गए हों, तो ऐसा संभव है कि मेरी ठीक ठाक जाए। इसलिए आप लोग अभी तो धैर्य बनाए रखें, और यदि आपको आगे इसी फील्ड में पढ़ना है तो वापस से आप देखिए कर सकते हैं पढ़ाई, और गलतियां तो आपने की हैं वो तो अगली बार सुधारनी होंगी। कई बच्चे जो कि नए नए हैं उनको अनुभव नहीं है, तो अब आपने अनुभव भी प्राप्त कर लिया है। अब जब भी आए अपनी जो फील्ड प्रैक्टिस है या जो भी अपने साइड बिजनेस है उसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहना। अगला क्वेश्चन है 118, इसमें है आर लाइव कल्चर्स फॉर नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच एडमिनिस्टर्ड ऑर्डरली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने जो सेकंड लाइव क्लास ली थी या थर्ड लाइव ली थी उसके अंदर आपको विशेष रूप से इस पर जोर दिया था प्रोबायोटिक के अंदर। तो गैर रोगजनक यानी रोग नहीं पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों का एक कल्चर है, उसे मुख से दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, उसे बोलते हैं प्रोबायोटिक्स बोलते हैं उसको। और ये क्वेश्चन है अपने बुक के अंदर 876 वाला क्वेश्चन है, और पेज नंबर है 591। पेज नंबर कौन सा है, 591 पेज, न्यूट्रिशन के अंदर है ये प्रोबायोटिक्स। और देखिए अगला क्वेश्चन है 119 वाला जो क्वेश्चन है, हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार जानु फलक कितना अच्छा नाम है, जानु फलक, आजानु बाहु, यानी जिसकी भुजाएं जानू तक लंबी हो, जानू मतलब यहां तक घुटना, तो घुटने की हड्डी कौन सी होती है, पटेला, आजानु बाहु।
काफी अच्छा शब्द है अगर आप देखें हिंदी की दृष्टि से। तो को निम्नलिखित में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो हम जानते हैं कि पटेला हड्डी होती है, एक प्रकार की सीसामोइड बोन होती है। सीसामोइड बोन वे हड्डियां होती है जो कि टेंडन के अंदर डेवलप होती है। टेंडन वो संरचना होती है जो हड्डी को पेशी से जोड़ती है। तो ये देखिए इसके अंदर 199 यानी 119 के अंदर जो पैरावेट की बुक है उसका 174वां पेज है, 174 सॉरी 174 वाला 174 वाला जो किस पेज है वहां पर ये मौजूद है। तो 119 वाला जो क्वेश्चन है वो बुक के अंदर 174 वाले पेज पर है और ये क्वेश्चन के रूप में भी मौजूद है। 1559 वाला क्वेश्चन है और इसमें उत्तर जाएगा सीसामोइड बोन। सीसामोइड बोलते हैं इसको पटेला को, और सबसे बड़ी सीसामोइड है शरीर की, और ये जिस जोड़ में पाई जाती है उसको स्टाइफल जॉइंट बोलते हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा 120, विच बोन इज नोन एज ब्रेस्ट बोन, यानी ब्रेस्ट बोन। अब देखो हिंदी में कितना, स्तन की हड्डी किसको माना जाता है? स्तन की हड्डी ब्रेस्ट बोन। देखिए हमने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे मानव के हिसाब से पूछा जाना चाहिए था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर हम उन लोगों का भी डाउट क्लियर कर देते हैं जो ये सोचते हैं कि वेटनरी में सिर्फ और सिर्फ वेटनरी की चीज पूछी जाती है। यहाँ पर स्तन की हड्डी, जानवरों में यहाँ पर थन थोड़ी होते हैं, जानवरों में थन होते हैं इंग्वाइनल रीजन में, दोनों पिछली टांगों के बीच में। अब यहाँ से जो है ये आपका भ्रम दूर हो जाता है कि ये मानव की यानी एमबीबीएस वाला प्रश्न समझो इसको। ब्रेस्ट बोन यानी ब्रेस्ट तो बोलते ही प्राइमेट्स में है, तो ब्रेस्ट बोन किसको बोलते हैं? स्टर्नम को बोलते हैं भाई, स्टर्नम को बोलते हैं। और अपनी पैरावेट बुक के 184 वाले पेज नंबर पर ये बात मौजूद है, बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है। इस प्रकार देखिए भाई आपका ये सेशन खत्म होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कितने क्वेश्चन नहीं मिले पैरावेट से। पैरावेट से मात्र 3 क्वेश्चन आउट आए हैं, और वो भी मैं ये गारंटी देता हूं अगर किसी ने नोट्स सुने हैं, कितनी ज्यादा डिटेल में हम चीजों को विस्तृत रूप से बताते हैं लिखाते हैं, अगर किसी ने क्लास के अंदर ढंग से सुना है पढ़ा है, वो 3 क्वेश्चन की भी मैं गारंटी देता हूं वो भी गलत नहीं कर सकता। देखिए एक्सरे वाले के अंदर अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो रेडिएशन, चूंकि रेडिएशन रेड है उस हिसाब से कर सकता है, जो वुंड हीलिंग वाला क्वेश्चन कर सकता है आराम से अगर कोई चाहे तो, और बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो कर सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ फाइनली जो पैरावेट की बुक है उसमें से 80 में से 77 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आए हैं। अगर हम इसमें से डायरेक्ट की बात करें तो 73 क्वेश्चंस तो हैं डायरेक्ट, बिल्कुल एज इट इज मिल गए हैं, और जो 4 क्वेश्चन हैं इसमें ये इनडायरेक्ट वे में मिले, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये 4 क्वेश्चन इस टाइप के, जैसे एनडीडीबी और आरसीडीएफ इस टाइप के है। अगर हम थोड़ा सा सोचें कि 3 टियर सिस्टम है, इस प्रकार के ये 4 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के अगर बच्चे ने जीके कर ली नॉर्मल तो यहाँ से सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता। और हमारे जो हाईएस्ट स्कोर जा रहा है वो 155 जा रहा है अभी तक। इसमें भी जब जा रहा है जब बच्चों ने ये नहीं ही बोला है कि भाई अभी तो बोर्ड 4 से 5 क्वेश्चंस को गलत कर सकता है। आयुष शर्मा है, इसके अलावा दीपक है, दीपक बैरवा है, रोहिता सैनी है। इस प्रकार से जो हालांकि लोग जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही काफ़ी इतनी तेज़ी से उछलेंगे कि हम इतना नहीं उछल पाएंगे, क्योंकि हमारे को ना तो इतना समय है बड़बड़ करने का। वास्तविकता में अगर किसी को रिजल्ट लेना है तो आप हमारे हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हमारी बुक देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, और हमको इतना कोई करना भी नहीं है इस सेक्टर के अंदर कि भाई हम कोई इसमें सर्वा बनना चाहते हैं। हाँ ये जरूर है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने जितने एलएसए बनाए हैं, जैसे 2016 के अंदर अपने 33 सिलेक्शन थे लोकल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, और 2018 के अंदर 353 सिलेक्शन थे। इस बार हमारी आशा है लगभग ये समझो कि 300 से ऊपर, यानी 300 से 500 के बीच आशा है। अब जो होते हैं
वो बच्चे हम हमारे पास फोटो सबके होते हैं, जैसे ऊपर इसके अंदर वीडियो के अंदर दिखाए गए इस प्रकार से हम एक एक को पूछते हैं, एक एक को चूज करते हैं, ना कि हम किसी और से लेते हैं जैसे कि करते हैं। होते 100 हैं, बताते 500 है। टोटल मिला करके आप देखिए, पिछली बार 2018 में कोचिंग से जो बच्चे निकले थे, वास्तविकता में 50% बच्चे तो कोचिंग ही नहीं करते हैं, 50 से भी ज्यादा नहीं करते। यहाँ पर जो ये आंकड़े निकल करके आते हैं, सिर्फ कोचिंग के आंकड़े, जो सिलेक्शन के आंकड़े से 5 गुना निकल करके आते हैं। कई बार आप देखना, दबा करके आंकड़े देते हैं। लेकिन अब भाई देखो, अब भी अगर मूर्खता में अगर आप रहो तो रहो। मैं आपको कुछ असफलता के कारण बता देता हूँ। देखिए, जो एलएसए के अंदर जो बच्चे हैं, उनमें असफलता का मेन कारण है, पहले तो कूप मंडूक है। वो कूप मंडूक का मतलब हो गया कुएं के मेंढक है। उन्होंने कभी बाहर झांका नहीं, दूसरे की तरफ झांका ही नहीं, वो क्या तैयारी कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, जबकि अपनी लाइफ सुधारनी है तो उसे देखना चाहिए ये बात। इसके बाद दूसरा है अंधभक्ति। अंधभक्ति का रीजन है कि ऐसे गुरु मौजूद है, उनको कोई मतलब नहीं है। मनी माइंड, मनी माइंड, बस मनी माइंड है, मनी मेकिंग है। कमजोर से कमजोर बच्चों को ये नहीं कहते, कभी डांटते नहीं, कभी ये नहीं कहते कि बेटा तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, ये बात कह देगा तो बेटे की चुभेगी, बेटे के दिल को ठेस पहुंचेगी। अरे हकीकत है, जब वो बच्चों के उसके घर वालों के इतने पैसे लगा रहा है, इतना कीमती समय वो बर्बाद कर रहा है, इस बात पर तो हमारी तो भाई कई बार जो है बच्चों से हो जाती है, कई बार बच्चों को निकालना भी पड़ता है। तो दूसरा अंधभक्ति का रीजन हो गया, गुरु ने कह दिया, ये नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक बार देख तो लूं दूसरा क्या पढ़ रहा है। जीवन का मेरे का सवाल है, गुरु कितने दिन काम आएगा, गुरु कौन सी तनख्वाह दे देगा आपको। ये देखिए, दूसरा कारण हो गया अंधभक्ति। तीसरा असफलता का कारण मैं बता रहा हूं, डॉक्टर और एलएसए का संपर्क। वेटनरी वाले और जो एलएसए हैं एक ही जगह प्रैक्टिस करते हैं, और किसी ने कह दिया कि भाई तू वहां पर पढ़ लेना, तो वो उसका मतलब ये थोड़ी आप अपने हिसाब से जज करो कि कहाँ पढ़ लेना। डॉक्टर एलएसए का इतना दबाव मानते हैं, एलएसए डॉक्टर्स का, जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, या फिर भविष्य की चिंता नहीं है, बस हमको तो कोचिंग करनी है। जो फॉर्मेलिटी करते हैं वो इन चीजों की परवाह करते हैं, और उन्होंने फॉर्मेलिटी का प्रसाद ले लिया होगा। अब वो रोएंगे 5 साल। अब देखिए, दूसरा है एक, इनके पास समय की कमी होती है, एंड टाइम पे वो आते हैं, समय की कमी। देखिए, समय की कमी होती है इनके पास, जो मोबाइल ज्यादा देखते हैं, जिनकी शादी हो गई, उनके लिए नहीं कह रहा मैं, समय की कमी रहती है इनके पास। अगला कारण मैं बता देता हूँ आपको, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल, एक बार पैसा आने लगता है तो उनको जीवन बड़ा आसान लगने लगता है, इससे वो पढ़ नहीं पाते हैं, फिर सारी सुविधाएं मौजूद आ जाती हैं। नेतागिरी का माहौल इतना है बहुत ज्यादा, हर कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री बनना चाहता है। एलएसए के अंदर देखिए, ये कुछ कमियां हैं वो निकाली है अपने अंदर से। अगला है, देखिए, जातिवाद भी है, बिल्कुल, कि वहां पर पढ़ना है, उसकी कोचिंग है, ये जातिवाद भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से अगर आपको सफल होना है। क्षेत्रवाद भी है इसके अंदर। तो ये कमियां मैं बता रहा हूँ आपको, भले आप बुरा मान लो, लेकिन इन कारणों से एलएसए जो है अन्य कोचिंग। एक है परिवेश से दूरी। जो वास्तव में परिवेश होता है, एक होना चाहिए, का जो एलएसए को ये जानना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो आसपास कौन क्या पढ़ रहा है। अरे यहाँ तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, हम सब कोचिंग्स के नोट्स सबके जो लेकर के देखते थे, एक बार सबके कॉपी करा के रखते थे कि हमारे पास कोई मैटर की कमी नहीं हो, और हम किसी मैटर को ऐसा नहीं हो कि कोई छूट जाए, इस प्रकार की भावना होती थी। यहाँ पर तो ऐसी भावना है कि मैं तुझे इंपोर्टेंट दे दूंगा, तू बस उसमें से बाहर नहीं जाएगा। अरे तो कोई भगवान थोड़ी है इंपोर्टेंट देने वाले, मेरे से बच्चे इंपोर्टेंट पूछ पूछ के परेशान हो गए। मैंने एक ही चीज कहा, भाई जो पढ़ रहा है पढ़ा रहे हैं पूरा ही इंपोर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ये कंपटीशन है, यहाँ पर कलिंग होगी भाई, कलिंग। तो ये सारे कारण मैंने बताया आपको। और एक मुख्य है दोस्तों की सलाह। दोस्तों की सलाह, दोस्तों की सलाह इतना मानते हैं अपने जो पैरावेट्स होते हैं, या फिर जिनको हम बोलते हैं वेटनरी के स्टूडेंट होते हैं। कई दोस्त जो है कोचिंग्स में जाकर के तय कर लेते हैं कि भाई मेरे को 5 एडमिशन कराने हैं, तेरे को फ्री कर दूंगा, ये वाले सिस्टम से समझ नहीं पाते हैं। अपने एरिया वाले हैं, वहाँ अच्छा पढ़ा रहा है, फिर वो ग्रुप में उस पर प्रेशर डालते हैं बच्चों पर, इस तरह से जो है बच्चों को खींचने का वो सिस्टम होता है। कई पेपर आउट या पेपर से संबंधित, या कि मेरा जानकार है कि वो पेपर बता देगा, पेपर ही वही बनाता है, मेरा दोस्त है वो पेपर बनाता है, ऐसी बातें करते हैं। और बच्चे इतने मूर्ख हैं कि हकीकत में वो बच्चे उन चीजों में आ जाते हैं, फंस जाते
आप 18 साल से ऊपर के हो और ये 2022 चल रहा है, अगर इसमें भी अगर आपको मेरी बातें ये सही नहीं लग रही, मैं सत्य बात बता रहा हूँ, आपको अभी भी सुधरने का मौका है, सुधर जाना चाहिए। तो फाइनली मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। और ये समझ लीजिए कि मेरे से जो LSA के लिए जो बना, मैंने बहुत अच्छा किया। दिन में रात में कभी भी मेरे को समय मिला मैंने उनके लिए किया। और अगर मान लीजिए फिर भी अगर मेरी बातें आपको ऐसी लगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप सफल हो पाओगे अगर इन चीज़ों को आपने ध्यान नहीं रखा तो पैरावेट कोचिंग की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सिलेक्शन हो, हम तो ये कहते हैं पूरी 30,000 सीट भर जाएं। धन्यवाद।